नमस्कार आप सभी साथियों को स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, स्वागत करता हूं। फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन मैंने कल आपको प्रोवाइड करवाया था। काफ़ी कमेंट भी आए, मेरे पास कुछ कॉल भी आए, पॉजिटिव फीडबैक भी आए, नेगेटिव फीडबैक भी आए। आने ही थे क्योंकि आरपीएससी का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो गलती होना स्वाभाविक है। हमजा आलवी वाला जो क्वेश्चन था उसका सही उत्तर धार्मिक अपजातीय वर्ग है, उसका सही उत्तर जमादार वर्ग नहीं है। वो मैंने गलत बता दिया था आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पढ़ने में कोई भूल हुई। बाकी मेरे हिसाब से और सारे क्वेश्चनों के आंसर सही हैं। अब आप ये कहो कि अपने हिसाब से, तो देखो मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ के ही आपको उत्तर बताए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे क्वेश्चन आते थे। देखते हैं आरपीएससी के में और हमारी की में कितना अंतर होता है। पहले भी की जारी होती थी, अब भी होती हैं, और देखो डिफरेंस पाया जाता है। देखते हैं कितने प्रश्नों का पाया जाता है। आज सेकंड पेपर मैं आपके सामने लेकर हूँ, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। पढ़े हैं, पेपर को देखा है, बहुत से प्रश्न समझ आधारित हैं। इस पेपर को लेकर क्या निष्कर्ष मुझे निकालना है, सॉल्यूशन के बाद में अपन बात करेंगे। इसका पहले अपन सॉल्यूशन देखते हैं एक एक प्रश्न का। सबसे पहली बात है इसका सॉल्यूशन करना, उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसके बाद क्या समस्याएं हैं और आगे अपन किस हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे। थॉमस डाई, अपन देखते हैं जब अपन पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं तो थॉमस डाई की एक पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, और इसमें प्रश्न है कि इसमें कौन से चरण का निर्धारण नहीं किया गया है। तो एक किताब है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, और इस अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी में 4 चरण बताए हैं। 4 चरण जो हैं, सबसे पहले समस्या की पहचान होती है, नीति निर्माण होता है, एजेंडा निर्धारण होता है, और इसके बाद में नीति का मूल्यांकन होता है। नीति कहीं भी समीक्षा और नीति बनाए रखना ऐसा कोई चरण नहीं है, नीति मूल्यांकन करके इसका चरण है। अगला है मैक्स वेबर द्वारा उल्लेखित प्रशासनिक नौकरशाही की विशेषताओं में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अपन जब मैक्स वेबर की करते हैं तो एक आदर्श नौकरशाही, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही के ऊपर बहुत अच्छा काम है मैक्स वेबर का, और जो आदर्श प्रकार की जो नौकरशाही होती है उसकी चर्चा मैक्स वेबर करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसका मूल जो है कि पदों का स्पष्ट अंतर होता है। तो मतलब पद सोपानीयता, जो पदानुक्रम या पद सोपानीयता है वो प्रबल रूप से पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक अधिकारी का एकमात्र या मुख्य उद्देश्य, मुख्य पेशा संगठन में सेवा करना है। सेवा या व्यावसायिकता, ये भी मैक्स वेबर का क्या है, एक गुण है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक और दो इसके दोनों सही है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक विरोध का आंदोलन उसके वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो देखो ये मऊ मऊ विद्रोह है, ये केन्या का है, और ये 1950 के दशक का है। लगभग 1956, 57, 58 के आसपास केन्या में ये विद्रोह हुआ था। तो ये 1946 में नहीं है, 1950 के बाद का है। तो इसके अंतर्गत सही उत्तर कौन सा है, मऊ मऊ विद्रोह। एक एक प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। देखो अगला जो प्रश्न है वो है अल्प विकास से संबंधित, जो अंडर डेवलपमेंट है इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले पहुंचते हैं अपन वाल्टर रोडनी वाले कथन पे, और वाल्टर रोडनी की बुक का आपको पता होगा। वाल्टर रोडनी की बुक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, और यही स्टेटमेंट है कि वाल्टर रोडनी ने माना कि यूरोप के अफ्रीका को शोषण के परिणाम स्वरूप विकास अधीन बनाया। बिल्कुल सही है। जोफ्री के इंडस्ट्रियल तत्वों की बात करते हैं, अपन पढ़ते हैं जोफ्री के को भी अंडर डेवलपमेंट में, और जोफ्री के औद्योगिक दोनों, व्यापारिक और औद्योगिक दोनों की बात करते हैं। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। और ये जो है पहला वाला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि जो अंडर डेवलपमेंट है इसका चाहे कोई विचारक हो, चाहे वो इनोनुअल वालस्टीन हो, चाहे एजी फ्रैंक हो, चाहे सेल्सा फुल्टाडो हो, चाहे कार्डोसो हो, चाहे समीर अमीन हो, ये सारे के सारे जो विचारक हैं ये सभी बुर्जुआ वर्ग के नवशास्त्रीय सिद्धांत की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ये मार्क्सवाद के जो मूल सिद्धांत हैं केवल उसको स्वीकार करते हैं, और जो नवशास्त्रीय जो है सिद्धांत उसकी आलोचना ये करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। 1 2 3 तीनों इसके स्टेटमेंट क्या है भाई, सही है। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉलस्टीन ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रमुख संचालन तकनीकी व्यवस्था को माना, ठीक है।
और डेविड हेल्ड ने वैश्वीकरण को आधुनिकता का परिणाम माना। ठीक है, हम जब वैश्वीकरण को पढ़ते हैं तो अपन दो तरह के पढ़ते हैं कि एक तो वैश्वीकरण को सिंगल कारक मतलब एकमात्र कारक को मानते हैं और एक मल्टी कारक मानते हैं, एक विचारक जिसमें डेविड हेल्ड प्रमुख हैं जो मल्टी कारक को मानते हैं। और डेविड हेल्ड की एक किताब है, दो किताबें ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, एक ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन है, एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डेविड हेल्ड की किताबें हैं। और उसमें वो क्या मानते हैं, एक में तो वो यहाँ तक कहते हैं कि तीन प्रकार के जो हैं वो वैश्वीकरण को मानने वाले हैं, जिसमें रियलिस्टिक हैं, एक एक स्केप्टिकल हैं यानी संशयवादी हैं, और एक वो हाइपर ग्लोबलिस्ट या अति जो यथार्थवादी हैं उनको वो मानते हैं। पीटर स्कोल्टे वगैरह और उनका वर्गीकरण ये करते हैं। तो वॉलस्टीन जो आते हैं वो सिंगल कारकों में आते हैं और निश्चित रूप से तकनीक को मानते हैं। यहाँ आप इंग्लिश में पढ़ो डेविड हेल्ड वाले को। डेविड हेल्ड कंसीडर्ड ग्लोबलाइजेशन टू बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी। तो कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको एक नाम याद आ गया होगा इसमें, और वो नाम है एंथनी गिडेंस। निश्चित रूप से आपको ये नाम याद आ होगा। एंथनी गिडेंस मानता है वैश्वीकरण को कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, डेविड हेल्ड नहीं मानता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। तो इसमें केवल फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला जो प्रश्न है उस पे आ जाओ। किसके अनुसार राजनीतिक क्रांतियां इसलिए होती हैं क्योंकि क्रांति में शामिल संस्थागत ढांचा यानी इंस्टीट्यूशनल मैट्रिक्स जो है, इसकी बात जो करते हैं वो करते हैं जॉन डन। इसका सही उत्तर है जॉन डन। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसको आप अच्छे से पढ़ो। इस प्रश्न को देखो, ऐसे प्रश्नों में गलती कहाँ होती है कि अपन पूरा प्रश्न पढ़ना ही प्रेफर नहीं करते। वैश्वीकरण संरचनावाद के विपरीत सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण पूंजीवाद के तर्क पर, मुक्त बाजार, मुक्त प्रतिस्पर्धा, ये तो मूल है वैश्वीकरण का। जो उदारवादी और पूंजीवादी जो है वो मूल ही है। यद्यपि विभिन्न विकासशील समाजों की संभावनाएं, समस्याएं और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, फिर भी वैश्वीकरण का प्रभाव मोटे तौर पर समान रहा है। अब देखो, क्या वैश्वीकरण से सभी समाजों में प्रभाव समान है? भारत का और यूएसए का समाज समान है, भारत का और अफ्रीका का समाज समान है, यूएसए का और अफ्रीका का समाज समान है, लैटिन अमेरिका और यूएसए का समाज समान है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वैश्वीकरण से समाजों में असमानता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर 3। साथ में जो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न है लुई अल्थुजर। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, और लुई अल्थुजर की एक किताब है स्टेट एंड स्टेट अपार्टस। और इसके अंतर्गत लुई अल्थुजर जो है वो दो प्रकार के स्टेट अपार्टस मानते हैं। एक तो मानते हैं आरएसए, एक मानते हैं आईएसए। आरएसए का मतलब है रेप्रेसिव स्टेट अपार्टस, और आईएसए का मतलब है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस। रेप्रेसिव का मतलब है दमनकारी, विचारधारात्मक का मतलब है आइडियोलॉजिकल। तो एक और दो, केवल एक और दो क्या है भाई इसके सही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन विचारकों ने, किसने उद्योगोत्तर समाज यानी इसका आप इंग्लिश समझो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात किसने की? देखो, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं विचारधारा का अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और इसके अंतर्गत हम एक किताब पढ़ते हैं लास्ट में जाके, और वो किताब है कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ये किसकी बुक है भाई? डेनियल बेल की। और डेनियल बेल जो है वो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। डेनियल बेल है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सैमुअल पी हंटिंगटन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, राजनीतिक विकास और राजनीतिक हार्स, राजनीतिक पतन, दोनों की बात करने वाले जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विचारक हैं वो है सैमुअल पी हंटिंगटन। और सैमुअल पी हंटिंगटन जो है अपनी राजनीतिक व्यवस्था में 5 घटक बताते हैं। कितने घटक बताते हैं भाई? 5 घटक। और वो 5 घटक हैं कौन से हैं? एक है नीति, एक है नेतृत्व, एक है समूह,
एक है संरचना और एक है संस्कृति। दो तो न्यास से हैं, नीति और नेतृत्व। तीन सा से हैं, समूह, संरचना और संस्कृति। तो कौन सा नहीं है इसके अंतर्गत? संतुलन। संतुलन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो हंटी गटन का हवाले का सही उत्तर क्या है? संतुलन। सिटीजन पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, रसेल डाल्टन। देखो रसेल डाल्टन का नाम अपन नॉर्मली नहीं पढ़ते, पर जब डेनियल कैरमानी वाली जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वाली बुक है उसके अंतर्गत इसका नाम है। जो पॉलिटिकल कल्चर जो है इसके अंतर्गत ये चार देशों का अध्ययन करते हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी और फ्रांस। इनमें टकरावपूर्ण सामाजिक आंदोलन का बात करते हैं। आप इसके ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको कॉमन सेंस से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो राजनीतिक टकराव हैं, राजनीतिक विचारों के बीच टकराव हैं, वो किन लोगों के बीच में होते हैं? जो शिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही तो राजनीतिक टकराव करते हैं। तो राजनीतिक रूप से जुड़े और शिक्षित व्यक्तियों में राजनीतिक विरोध अधिक सामान्य रूप से होते हैं। मान लो पॉलिटिकल साइंस के दो प्रोफेसर मिल जाए तो आप निश्चित रूप से मान के चलो उनके अंतर्गत विचारधारात्मक टकराव होगा। तो जो दो पढ़े लिखे लोग जब मिलते हैं तो उनके अंतर्गत जो विचारधारात्मक टकराव होता है, राजनीतिक विरोध जो है वो सामान्य है, वो पाया ही जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है 11वें का 2। अगला प्रश्न है, देखो इसको मैं पीवाई को प्रश्न कह सकता हूँ, अगले वाले प्रश्न को। ये अलग बात है कि आपको ये थोड़ा सा टफ लगा हो भले। बोडो शांति समझौता ये असम में हुआ था। कार्बी शांति समझौता असम में हुआ था। उल्फा शांति समझौता ये असम का है। आदिवासी शांति समझौता ये भी असम का है। ये चारों के चारों समझौते असम के हैं और ये चारों समझौते 2019 के बाद में हुए हैं, ये भी आप तय मान के चलो। और बोडो शांति समझौता है ये 2020 का सही है। कार्बी शांति समझौता 2021 का सही है। उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम 2023 में हुआ था, दिसंबर 2023 में। और इसका प्रश्न पहले भी एक बार आ चुका है हमारे वाले पेपर में आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि किस संगठन के साथ जो है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का समझौता दिसंबर 2023 में हुआ असम के, तो ये उल्फा था उसका उत्तर। और आदिवासी शांति समझौता इस वाले पेपर में पूछा गया था, जो स्कूल लेक्चरर का पेपर था 6 जुलाई को। ये 2019 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है। और ये दोनों ही समझौते अमित शाह ने किए हैं, अमित शाह इसमें शामिल थे। तो आदिवासी शांति समझौता कब का है? 2024 का, 2023 का नहीं है। ये प्रश्न जो है बेसिकली एनईपी 2020 से है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उससे है ये प्रश्न। और इसमें क्या है, 3 भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि 2 भाषा तो जो मूल हैं वो हों और एक भाषा अपन अलग चुन सकते हैं जो रीजनल लैंग्वेज हो, और अगर दक्षिण में है तो दक्षिण भारत से संबंधित हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट कतई सही हैं। ये इससे 1968 के जो राजभाषा संकल्प से उससे ही इसमें एनईपी में ये लिए गए। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है पृथकतावादी कामतापुर। कामतापुर को हम देखते हैं कि जब अपन अलग क्षेत्र की मांग देखते हैं तो कामतापुर को अपन किससे पढ़ते हैं? पश्चिम बंगाल से पढ़ लेते हैं, और कोई किताब में इसको असम में भी दे रखा है। तो कामतापुर असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित जगह है। ये किन 2 राज्यों से संबंधित है? असम और पश्चिम बंगाल। ये देखो ये अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है करंट से संबंधित, और काफ़ी चर्चा में था ये कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उन्होंने, जो तमिलनाडु की सरकार ने विधेयक भेजे थे, उन विधेयकों पर स्वीकृति नहीं दी थी और उन विधेयकों को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु की सरकार गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नियम निर्धारित किए, तो उसमें 2 माह और 1 माह के प्रावधान इन्होंने किए थे कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है तो उस पर निर्णय ये 2 माह में ले ले, और अगर पुनर्विचार के बाद भेजते हैं तो 1 माह में ले ले, ऐसा कुछ निर्णय दिया था। परंतु 3 माह जैसी कहीं भी बात नहीं थी और राष्ट्रपति के आरक्षित संबंधित कोई बात नहीं थी। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत किसी विधेयक को विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो यह कार्य 3 माह के भीतर किया जाएगा। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट इसके अंतर्गत नहीं था। अगला देखो एसडीआरएफ से संबंधित है, और ये जब अपन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हमारे राजस्थान की भी पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाई थी ऑफिशियल साइट से, तो मैंने ये आपदा मोचन निधि बताई थी। इसमें 2 धाराएं दे रखी हैं इस ऑफिशियल साइट पे। एक तो है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 48(1)(a), और एक आयकर अधिनियम 1961 जो है उसकी 80(g). इसके तहत इस जो ये फंड होता है, इस फंड में जो छूट है वो पूरी तरह प्राप्त होती है एसडीआरएफ के अंतर्गत। एसडीआरएफ कह सकते हैं इसको, चीफ मिनिस्टर फंड भी कह सकते हैं, जो राज्य का होता है। अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है, ठीक है। अगला है केंद्र सरकार सामान्य राज्य में एसडीआरएफ में 60% और पूर्वोत्तर तथा हिमाचल राज्यों में 75% योगदान करती है।
चाहे अपन आरटीई पढ़ें, चाहे अपन और बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसे पढ़ें, तो दो डेटा अपने पास आते हैं कि केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में तो 60%, 60-40 का होता है ये केंद्र का, और 40 राज्य का, और पूर्वोत्तर राज्यों में ये अनुपात होता है 90-10 का, जिसमें उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। ये 3 राज्य हैं हिमालयी राज्यों में, और इसके अलावा हैं पूर्वोत्तर राज्य। इन राज्यों में सभी में कितना परसेंट केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है? 90%, ना कि 75%। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई? गलत है। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 2025 में पीएआई 2.0 पोर्टल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? एसडीजी इंडिया इंडेक्स का पूरक है, बीएनआर के लिए भारत की तैयारी को बढ़ाता है, कमियों को पहचान करने व्यावहारिक साधन प्रदान करता है। लाइन से ही दिख रहे हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, कहीं भी इनमें विरोधाभास नहीं दिखता है। स्थानीय निकायों के अनुदान के बारे में 15वें वित्त आयोग जो 2021 से 26 की जो सिफारिशें हैं, स्थानीय निकायों का कुल अनुदान 4.36 लाख करोड़ होगा। राज्यों के बीच जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में क्रमशः 75:25 के भारांक में। देखो इसका आंसर मैं आपको सर्च करके टेलीग्राम पे बताऊंगा, ये रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी या फिर मुझे ये मिला नहीं, मैंने देखा भी था, आपको मैं इसका आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 का अगला जो प्रश्न है वो है क्रिस्टोफर जेफरलो की इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन। अपन यहाँ तक तो अच्छे से जानते हैं कि साइलेंट रिवॉल्यूशन किताब जो है, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन किसकी है? क्रिस्टोफर जेफरलोट की। और जेफरलोट की अपन और भी किताब जानते हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी, और भारत जो है इसको, भारत के लोकतंत्र के बारे में भी इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है क्रिस्टोफर जेफरलोट ने। तो इन्होंने बताया कि जो ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है ये किसको कहा कि जैसे ही जो ओबीसी वर्ग था, इसको मंडल आरक्षण की रिपोर्ट लागू होने के बाद आरक्षण प्रदान किया गया, तो आरक्षण के बाद ये जातियां एकदम से उच्च जातियों की ओर करने लगी, उच्च जातियों से ऊपर जाने का प्रयास करने लगी। तो यही पहले में है, नौकरशाही और राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का हस्तांतरण था। दूसरा है कि उच्च जातियों ने नए शक्ति संतुलन के साथ समायोजन का विरोध किया, ठीक है, परंतु गतिशीलता के लिए राज्य पर निर्भर नहीं, ये राज्य पर निर्भर नहीं नहीं इन्होंने खुद अपने पदाधिकारी बनाए, इन्होंने खुद अपना स्कोप बनाया, और तलाशे इन बाहर विकल्प तलाशे राज्य के बाहर तलाशने का इनकार नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, पहला सही है, केवल एक 19 में ऑप्शन नंबर 4 होगा। 20वां देखो, इसमें है निम्नलिखित भारत में लैंगिक मुद्दों पर निम्नलिखित बातों रिपोर्टों को सही कालक्रम में अपनाइए। टू बार्स इक्वलिटी रिपोर्ट, जयप्रकाश नारायण को जब अपन पढ़ते हैं तो ये रिपोर्ट को पढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने महिलाओं के जो समर्थन में कौन सी रिपोर्ट जारी करवाई थी? टू बार्स इक्वलिटी, और ये कब करवाई थी? 1974 में। सायरा बानोवाद 2019 का है, और किससे संबंधित है आपको पता होगा? ट्रिपल तलाक से संबंधित। इसमें निर्णय कुछ दिन पहले दिया था, कब का है ये? 2019 का। महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति 2000, 2001, 2002, इनमें राज्यों में और केंद्रों में क्या बनी थी? राष्ट्रीय नीति। और युवा वकील संघ बात जो है ये सबरीमाला से संबंधित है, 2020 में हुआ था। सबरीमाला जो टेम्पल था उसमें महिलाओं का प्रवेश निषेध था, और उस प्रवेश को कराने के लिए युवा वकील भारत संघ जो था वकीलों का, युवा वकीलों का, वो कोर्ट में गया था। तो पहले तो है 1, फिर है 3, फिर है 2, और फिर है 4। 1, 3, 2, 4, तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट है। ये देखो भाई, भारत में जाति आधारित आरक्षण और उसके राजनीतिक निहितार्थों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जाति आधारित आरक्षण ने सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों के उदय में योगदान दिया जो मुख्य एजेंडा कोटा कार्यान्वयन की रक्षा और विस्तार करना था। मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय दल थे उनका ज़्यादा इसमें योगदान था, कि जो दल जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते थे उनको बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही है। मुख्य धारा के राजनीतिक दलों ने जातिगत विभाजन को गहरा होने से बचाने के लिए जाति आधारित आरक्षण का विरोध किया था। देखो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मुख्य धारा के दलों ने अगर विरोध किया होता तो जाति आधारित आरक्षण रहा ही नहीं होता। तो आरक्षण का समर्थन किया था इन्होंने, इसलिए केवल और केवल एक इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ये किताब किसकी है, ओरिजिन ऑफ डिक्टेटर एंड डेमोक्रेसी, बैरिंगटन मूर की। और ये बैरिंगटन मूर भी कौन सा है, जूनियर ना कि सीनियर, दो बैरिंगटन मूर हुए हैं। कृषक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इनकी बात इसने की है, औद्योगिक क्रांति और कृषक क्रांति की। यही बात है कि भारत औद्योगिक क्रांति के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का विरोधाभास प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि क्रांतियों की बात किसने करी है, बैरिंगटन मूर ने। कौन सी किताब है इनकी, ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ये देखो, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी ने के लिए पिछले शताब्दी में राजनीतिक भर्ती से संबंधित चुनौतियां अलग अलग थीं। ठीक है, जब अपना देश आज़ाद हुआ तो बेसिकली ये बात कब की है, 1950 से और 2000 तक की बात है। तो इसमें क्या है कि भाजपा के लिए यह चुनौती बड़े पैमाने पर गुटबाजी से आई, जबकि कांग्रेस के लिए यह राज परिवारों के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। दूसरा है, राजस्थान में दबाव समूह अविकसित हैं और राजनीतिक परिदृश्य पर उनका प्रभाव सीमित है। अच्छा, पहले तो इसको ही कर रहे हैं अपन, क्या राजस्थान में दबाव समूह अविकसित हैं, मेरे हिसाब से तो विकसित हैं। अब कोई ये कहे कि आप अपने हिसाब से मत बताओ या आंसर बताओ, तो ये चीज़ तो आपको स्वविवेक से ही करनी होगी कि राजस्थान में दबाव समूह विकसित मानोगे आप, अविकसित मानोगे। अभी अविकसित ही हैं, क्योंकि विकसित तो यूएसए के लेवल के दबाव समूह माने जाते हैं, यहाँ अविकसित ही हैं। इसमें एक बात है कि भाजपा के लिए यह चुनौती बड़े पैमाने पर गुटबाजी से आई और कांग्रेस के लिए यह राज परिवारों के प्रभाव से उत्पन्न हुई। हम पढ़ते हैं कि गुटबाजी आखिर थी कौन सी पार्टी में। 1969 का विभाजन हो, 1978 का विभाजन हो, उससे पहले चाहे सिंडिकेट हो, चाहे युवा तुर्क हो, ये सब किस में शामिल थे, कांग्रेस में थे। गुटबाजी जो समस्या है वो मूलतः किसकी है, कांग्रेस की है, और बीजेपी के अंतर्गत राज परिवारों के प्रभाव के कारण थी। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये सही है, केवल स्टेटमेंट दो इसका सही है। 23 नंबर के ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, केवल स्टेटमेंट दो सही है। एनजीओ द्वारा भारत में अधिकार आधारित राजनीति के गहन उभार को बी.एस. नायपॉल, और बी.एस. नायपॉल की एक किताब है विद्याधर एस. नायपॉल, इंडियन पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स में हम किताब पढ़ते हैं विद्याधर एस. नायपॉल की, और वो किताब का नाम है मिलियन म्यूटिनीज। इसका सही आंसर क्या है, मिलियन म्यूटिनीज, ये इसकी किताब ही है बी.एस. नायपॉल की। सेड नो मोर ब्लड मिजोरम से संबंधित है। सेड नो मोर ब्लड शांति और सुरक्षा बनाए रखने था, जो अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध संबंधी जो कानून लगे हुए थे वहाँ पे, उनको समाप्त करना था। 1 और 2 इसके दोनों सही हैं। आंसर नंबर 25। अगला है प्रश्न नंबर 26, वो है कार्यकारी गठबंधन। देखो यहाँ लगा के चलो आप इंग्लिश में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फेडरल। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा कि मंत्री वगैरह बनाए जाएंगे, तो एग्जीक्यूटिव में लिए जाएंगे, तो मंत्रिपरिषद के विभिन्न स्तरों पर मंत्री बनने के साथ पर सहवर्ती होते हैं। ठीक है, विधायी गठबंधन में संसदीय मंच से सरकार को समर्थन दिया जाता है, और संघीय गठबंधन में राज्यों और केंद्र की बात होगी। तो तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही है। राज्य केंद्र की बात है तो संघीय है, संसदीय मंच की बात है तो विधायी है, और मंत्रिपरिषद की बात है तो कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव गठबंधन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तर्क दिया कि भारतीय दल नौकरशाही संगठन के पश्चिमी और आधुनिक रूपों स्वदेशी देखो, जो हमारे कुछ राज्य थे, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनमें जो स्वदेशी रूप से जो अध्ययन किया था नौकरशाही और इसका, वो किया था पॉल ब्रास ने। पॉल ब्रास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ से संबंधित, और ये क्या है भाई, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का इनवोल्यूटेड प्लूरलिज्म, यानी कि मतलब एक तरीके से घुला हुआ जो बहुलवाद है वो क्या है, उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें राज्य हित समूह बहुलवाद पर हावी होता है। ऐसी स्थिति जिसमें यूनियन चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने वाले राजनीतिक दलों में बदल जाती है। ऐसा मॉडल जहां राज्य स्वतंत्र यूनियनों को पूरी तरह समाप्त कर देता है, एकाधिकार कर देता है, ये तो बहुलवाद होगा ही नहीं, जहाँ एकाधिकार ही हो जाएगा। एक ऐसा चरण जहां बहुलवाद राज्य पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करता है, ये भी प्योर बहुलवाद होगा, ये भी घुला हुआ बहुलवाद नहीं होगा। देखो इसमें ऐसा होगा कि बहुलवाद भी दिखे और राज्य की सत्ता भी रहे,
तो ये होगा इसका सही आंसर कि राज्य बहुलवाद पर हावी हो जाता है इसके अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है लोकसभा आम चुनाव 2024 संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर और खूब कठिन प्रश्न है ये। मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए था, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। बाकी इसका सही आंसर है असम। जम्मू कश्मीर और असम राज्य इसमें शामिल नहीं थे। ये इजी प्रश्न है, इसको आपने सभी ने अटेम्प्ट भी किया होगा। लिली थॉमस जो बात था 2013 का, और इसके अंतर्गत क्या था कि यदि कोई व्यक्ति जैसे शपथ पत्र में कोई गलत देता है या फिर उसको सजा हो जाती है, तो उसको उसकी सदस्यता से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) जो थी उसको रद्द करता है। जैसे अपन चुनाव सुधारों की बात करते हैं तो वहाँ धारा 8(4) की बात कर लेते हैं कि 1951 की जो PRA जो था 1951, उसकी धारा 8(4) जो थी उसको रद्द कर दिया था, किससे, लिली थॉमस बात के अंतर्गत। अगला है ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब। इस किताब के ऊपर मुझसे इंटरव्यू में बड़ी ही झांझ हुई थी कर्नल केसरी सिंह जी की, और ये किताब आज प्रश्न में भी पूछी कि ग्रैनविल ऑस्टिन की एक किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, और इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं टोटल 13 अध्याय हैं। बहुत अच्छी किताब है, आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी किताब है भारतीय संविधान के लिए। मुझसे इसमें से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे थे इंडियन, इसमें से कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में से, और लास्ट में उन्होंने ये पूछा कि आप 13वें अध्याय का नाम बता दो, और 13वें अध्याय का नाम था समरी। मैंने कहा था सर मैंने ओरिजिनल पढ़ी नहीं है। इंटरव्यू में मेरे से कम 7 से 8 सवाल इस कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन से पूछे थे। सामाजिक क्रांति और इन पर अच्छी तरीके से चर्चा हुई थी। इसमें देखो, भारतीय संविधान को एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र के 3 पहलुओं से बना एक जाल बनाते, बिल्कुल सही है, एक जाल बताते हैं ये। इसमें एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र को मानते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान निर्माताओं को मानना था कि अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है, एक दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है। सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र, इस पर जुड़े सूत्र होने चाहिए। संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का अनिवार्य तत्व निर्वात जाल की उनकी अवधारणा, राष्ट्र के 3 महान लक्ष्यों, परस्पर निर्भरता, ये सारे स्टेटमेंट उस किताब के ही हैं, और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों इसके सही हैं। मॉरिस जोन्स 3 भाषाएं या 3 मुहावरे जो परंपरागत थे, आधुनिक, परंपरागत और संतों की भाषा, 3 भाषाएं या 3 मुहावरों की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि जाति आधुनिक राजनीति का मूल है। उन्होंने कहा कि राजनीति की आधुनिक भाषा भारतीय संविधान और न्यायालयों की भाषा है, बिल्कुल सही है कि आधुनिक भाषा जो है वो न्यायालयों की भाषा है। आधुनिक, पारंपरिक और संत सुलभ के मध्य में क्या किया था, अंतर किया था। बाकी ये जो जाति जो है वो आधुनिक राजनीति का मूल नहीं बल्कि परंपरागत राजनीति का इन्होंने मूल बताया था। तो इसका सही उत्तर 1 और 3 होना चाहिए। बाकी देखते हैं RPSC क्या मानती है। इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से फर्स्ट और थर्ड है। ये आधुनिक राजनीति का मूल नहीं, परंपरागत राजनीति का मूल बताया था इन्होंने। अगला प्रश्न देखो, कांग्रेस के प्रभुत्व के चरण। देखो, कांग्रेस डोमिनेंस जहां से आ गया, मैं तो इसमें देखो रिस्क लेता, अगर मेरी बात करें तो जहां कांग्रेस डोमिनेंस की बात होगी वहीं उत्तर क्या होगा, रजनी कोठारी। कांग्रेस डोमिनेंस के ऊपर सबसे अच्छा किसने लिखा है 1950 से 67 तक, रजनी कोठारी के बारे में। तो इसका सही उत्तर रजनी कोठारी ही है। आप आगे पढ़ो और चाहे मत पढ़ो। WH मॉरिस जोन्स ने तर्क दिया कि स्वतंत्र भारत को न केवल संस्थाएं मिली, एक जटिल समूह भी विरासत में मिला। उनके अनुसार ये विरासतें केवल औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचों को दर्शाती थी, राष्ट्रवादी आंदोलनों के प्रभावों से बाहर रखती थी। राष्ट्रवादी आंदोलनों को तो हम बाहर रख ही नहीं सकते, चाहे कोई स्कॉलर हो। अगर भारत की बात है ना तो राष्ट्रवादी आंदोलन शामिल होंगे ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। देखते हैं RPSC क्या मानती है, एक बार हम पूरा सॉल्व करते हैं इस पेपर को। निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दावली रुडोल्फ और रुडोल्फ से संबंधित है। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन बिल्कुल संबंधित है, सब पढ़ते हैं कि जो परंपराएं जो हैं वो आधुनिकता का द्योतक होती हैं। किस प्रकार से बताया उन्होंने, पूरी की पूरी एक व्याख्या है। पोस्ट मॉडर्न गांधी, और गांधी जो हैं उनको नेतृत्वकारी एजेंट के रूप में, पोस्ट मॉडर्न गांधी क्रिस्मेटिक
नेतृत्व, जो करिश्माई नेतृत्व जो है उसको रुडोल्फ एंड रुडोल्फ दिखाते हैं। डेमोक्रेटिक री इंसेंट्रेशन ऑफ कास्ट, जाति का लोकतांत्रिक पुनर्जन्म, बिल्कुल मानते हैं। ये शब्दावली अगर आपने पढ़ी हो तो राष्ट्र राज्य से राज्य राष्ट्र, ये किससे संबंधित है? हमारे संघ को कौन कहता है? योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव की शब्दावली है ये, राष्ट्र राज्य से राज्य राष्ट्र, ना कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की। अगला प्रश्न देखो, ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। और देखो अपन पढ़ते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस, और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये बृहद राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ था? तो इससे ही आप मिला लो, बृहत्तर राजस्थान कब है? सी किस में है? 2 में। एक ही प्रश्न, एक ही ऑप्शन में सी 2 में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2, 4, यानी राजस्थान संघ तो 25 मार्च को, संयुक्त राजस्थान 18/4 को, संयुक्त राजस्थान जो है संयुक्त राजस्थान राज्य 18/4 को, और संयुक्त राजस्थान 26/1 को। इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सीपी भामरी द्वारा लिखित है? देखो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लगा इस प्रश्न में। ये किताब मैंने सीपी भामरी की पढ़ी है, चौथी वाली, और इंडियन पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस भी मैंने पढ़ी है, इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी मैंने पढ़ी है। 1, 2, 3 तो है, अब इसमें 1, 2, 4 अगर कोई ऑप्शन है तो ये है कोएलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये विद्युत चक्रवर्ती की किताब है। अगर इसका उत्तर मैं अगर टिक करूं तो 1, 2, 3, 4 करूंगा, बाकी देखते हैं इसका उत्तर क्या मानते हैं। आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तार्किक भारत सबने पढ़ी है, किसकी किताब है? अमर्त्य सेन की। तार्किक भारत जो आर्गुमेंटेटिव इंडियन है वो किसकी किताब है? अमर्त्य सेन की, जो नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न के विजेता है। ये प्रश्न भी इन्होंने खूब ज़्यादा डीप पूछा है कि जो राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन था उसमें राजनीतिक दलों की जो जो भाग लेने वाले राज्य राजनीतिक दल हैं उनकी पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न में भी मुझे डाउट है, मैं आपको बताऊं, जननायक जनता पार्टी ने भाग लिया था, सीपीआई ने भाग लिया था, 1 और 3 ने तो भाग लिया था। तो 1 और 3 जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, 1 के साथ 3 यहाँ है और 1 के साथ 3 यहाँ है, तो इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल मुझे कहीं मिला नहीं, क्या इसने भाग लिया था या नहीं लिया था? तो या तो इसमें ऑप्शन ये है या इसमें ऑप्शन ये है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। देखते हैं INLD, अगर मुझे कन्फर्म होता है तो मैं आपको और भी इसका आंसर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगली है सुभाष कश्यप की। सुभाष कश्यप के अनुसार स्वतंत्रता के बाद के काल में राजस्थान का दल बदल का अनुभव अन्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न था? देखो दल बदल 1967 में हुआ था, और 1967 के आसपास राजस्थान में क्या था? राजस्थान में बहुत इजीली दल बदल हो गया था, और मोहनलाल सुखाड़िया ने सरकार भी बना ली थी, तो यहाँ वैधता प्राप्त हो गई थी। राजस्थान में दल बदल से स्थिरता आई, और दल बदल की राजनीति को कहीं और से ज़्यादा अधिक वैधता मिली यहाँ पे, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया फिर पूरे टाइम रहे थे, और अन्य राज्यों में जहाँ दल बदल हुआ था वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी। यहाँ दल बदल आसानी से हो गया था राजस्थान में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है, 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शीत युद्ध के दौरान, अब इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, कि शीत युद्ध के दौरान जो रिचर्ड निक्सन थे इन्होंने एक रणनीति अपनाई, खूब जानते हैं हम, निक्सन का नाम किसके रिलेटेड पढ़ते हैं? देतान से संबंधित। 1973 में अल्जीरियस में आयोजित नेम के अतिथि के रूप में शामिल नहीं हुआ। देखो अब ये प्रश्न थोड़ा सा डीपली पूछा है इन्होंने, मैंने जो सर्च किया तो आंसर मिला है मुझे नॉर्वे, नॉर्वे ने शामिल नहीं हुआ था। बाकी आपको ये प्रश्न करके नहीं आना था, मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों को करने का कोई मतलब भी नहीं होता जिसका हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। लेट जयपुर ब्रीद आंदोलन जयपुर में डोल का बांध जंगल को बचाने के लिए चलाया गया था। शाहबाद 12 का है जो परमाणु ऊर्जा परियोजना के विरोध में है। दोनों इसके सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर 1898 के स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं उनमें स्पेनिश अमेरिकी युद्ध और ये काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं, बाकी हम
यूनिसेंट्रिक हो चुके हैं, अपन को फिक्स है जितने पेज प्राप्त हैं अपन उनको ही रटे जा रहे हैं, उनको ही रटे जा रहे हैं, अपन ने किताबें खोली नहीं। इसने अमेरिकी अलगाववाद को समाप्त कर दिया। अमेरिका को प्यूर्टो रिको, फिलीपींस और गुआम जैसे विदेशी उपनिवेश की नई वैश्विक जिम्मेदारी मिली और 1898 के स्पेनिश अमेरिकी युद्ध को एक महाशक्ति के जन्म के रूप में देखा जाता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों के दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं जो नया प्रश्न आता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो 1950 में हुआ, कोरिया युद्ध जो था उससे रिलेटेड ये शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है उसका आया था। विश्व के किसी हिस्से में खतरनाक परिस्थितियों का अवलोकन और रिपोर्ट करने के लिए 14 राष्ट्रों के शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना। ठीक है, सदस्य देशों ने सैन्य बजट का एक निश्चित प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में योगदान देने की अनिवार्यता कोई नहीं हुई और यूएन के निर्णयों में अनिवार्यता होती भी नहीं है। यूएन के जितने भी निर्णय होते हैं वो स्वैच्छिक होते हैं। कोई सलाह, कोई सपोर्ट करना चाहता है तो करे और कोई नहीं करना चाहता तो नहीं करे, तो ये शामिल नहीं होगा इसके अंतर्गत। डम्बरटन ओक्स सम्मेलन जो 1943 और 1944 में, 43 से 44 तक इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था और इसके अंतर्गत पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का पहला खाका इसी सम्मेलन में तैयार किया गया था। ठीक है, यह सम्मेलन 30 अक्टूबर 1943 से और दिसंबर 1943 के बीच 2 चरणों में आयोजित किया गया था। तो पहली बात तो पहला खाका तो इसमें तैयार हुआ था, परंतु आधिकारिक जो रूप है ये वाशिंगटन जो घोषणा थी इसके बाद में हुई थी, उसके अंतर्गत इसका आधिकारिक रूप से प्रयोग किया गया था। तो ये तो इसका सही है। और ये 1943 से 1 दिसंबर 1943 तक नहीं हुआ था, ये 1944 तक हुआ था, 1 दिसंबर 1944 तक। 30 अक्टूबर 1943 से 1 दिसंबर 1944 तक 2 चरणों में आयोजित हुआ था। तो इसका ये गलत है और तीसरा गलत है, तो पहला और तीसरा इसका गलत है। केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अंतिम बचे हुए ट्रस्ट क्षेत्र पलाव। एनसीईआरटी की जब अपन पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक वो बना हुआ है डायग्राम, और डायग्राम के अंतर्गत जो भाग हैं यूएनओ के वो लिखे हुए हैं और उसमें एक आर्थिक एवं जो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका भी लिखा हुआ है, जो न्यास परिषद है, और उसमें साफ लिख रखा है कि पलाव को नवंबर 1994 में अधिग्रहण करने के बाद, और इसकी क्या हो गई है भाई, कार्यों को निलंबित कर दिया। इसका आंसर क्या है, नवंबर 1994। अमेरिकी प्रभुत्व के संदर्भ में सॉफ्ट पावर बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा। क्या है सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट, जोसेफ नाई। जैसे ही सॉफ्ट पावर अपन देखते हैं जोसेफ नाई की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अगर आपने देखा हो तो 109 टोटल अनुच्छेद हैं, सबने देखा है, और चार्टर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। और टोटल अध्याय कितने हैं, अध्याय 17 हैं, और जो अध्याय 18 हैं, और जो आर्टिकल हैं वो 109 है। वर्तमान चार्टर में संशोधन के लिए महासभा के 2/3 बहुमत का, ठीक है, किसी संशोधन सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित 2/3 बहुमत को संवैधानिक, देखो जो सुरक्षा परिषद है उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति होनी होती है, और महासभा के 2/3 सदस्यों की। वर्तमान चार्टर में 1963, 65 और 1973 में संशोधन किया गया था। मैंने टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी दिन पहले ये चीज़ डाली थी कि कब कब संशोधन किया गया, ये प्रश्न डाला था मैंने। तो 63 में हुआ है, 65 में हुआ है और 73 में हुआ है। इसमें गलत ये है कि भाग 17 के अनुच्छेद 106, 107 में नहीं है, 108 और 109 में इसका वर्णन है, ना कि 106 और 107 में। संशोधन कहाँ है, 108 और 109 में। ये गलत है, आर्टिकल से फंसाया है। एक संगठन है ओपेक, 1960 में उसकी स्थापना होती है। 1973 में कौन सा देश ओपेक में शामिल हुआ, दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी, अक्टूबर 2007 में पुनः सक्रिय हुआ, जनवरी 2020 से फिर से समाप्त कर दी। इक्वेडोर है। इक्वेडोर जो देश है इसने 2-3 बार तो इसकी सदस्यता छोड़ी है और 2-3 बार ये इसमें शामिल हुआ है। भारत के सार्क में योगदान, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? दिल्ली में है। और 2008 में जो भारत में जो बैठक हुई थी, 14वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके तहत दिल्ली में जो सार्क विश्वविद्यालय है, सार्क यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। बिल्कुल सही है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की अंतरिम इकाई की मेजबानी करता है भारत, जो पुणे स्थित महाराष्ट्र प्रबंधनीय संस्थान में है। ये पुणे महाराष्ट्र में नहीं है, ये गांधीनगर में है। गांधीनगर गुजरात में है ये जो आपदा प्रबंधन केंद्र की अंतरिम इकाई जो है। तो इसमें ये गलत है और केवल एक सही है। तो 51 में केवल एक सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। ये गांधीनगर गुजरात में है। ASEAN+3, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। आसियान के अंतर्गत कौन कौन से देश जुड़े? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। और इनिशिएटिव आया एक ASEAN+3। इसमें कौन सी पहल शुरू की गई? चांग माई इनिशिएटिव। देखो, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तीनों ही अलग ही शक्ल के देश हैं, और इनके जो मिलती जुलता शब्द है वो कौन सा है? चांग माई इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है इसका सही उत्तर। धीरे धीरे आप बनाए रखें संग, सारे प्रश्नों को अपन हल कर लेंगे। काफ़ी अच्छा पेपर है और लास्ट तक अपन इसको हल करेंगे। औड़ा गुड्डू जो सम्मेलन है वो किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाली ओटावा संधि पर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को मुकाबला करने के लिए इस्लामिक आईओसी जो OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यही है इसका सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस्लामिक सम्मेलन संगठन कन्वेंशन को अपनाने से। अगस्त 2005 में अल्वा TCP ने कैरेबियन सागर में, देखो जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, कैरेबियन सागर के देश हैं, उनमें एक संगठन है और वो है अल्वा। और अल्वा के लिए कौन कौन से जो हैं वो निशस्त्रीकरण के लिए जो किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए? उसमें देखो, एक टलाट टेल्को जो संधि है 1967 की, ये लैटिन अमेरिका से संबंधित है। और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन को शांति क्षेत्र घोषित करना, ये लैटिन अमेरिका से संबंधित है। तो 2 और 3 तो लैटिन अमेरिका से संबंधित हैं। कार्टाजेना और अंतर अमेरिकी लोकतांत्रिक चार्टर नहीं है। तो 2 और 3 ये हैं इसके अंतर्गत जो संधियां हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश को पाकिस्तानी वैज्ञानिक AQ खान द्वारा संचालित काला बाजार परमाणु प्रसार नेटवर्क से परमाणु सहायता प्राप्त नहीं हुई थी? लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान, इन तीनों देशों से प्राप्त हुई थी, सीरिया से प्राप्त नहीं हुई थी। हो सकता है ये मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा था, मैंने भी इसको सर्च किया और उसके बाद ये प्रश्न मिला है। देखते हैं, सही है, इसका सीरिया ही आंसर होगा। ये आप सभी ने देखा होगा, निशस्त्रीकरण से संबंधित जो UNO में प्रस्ताव पेश हुआ था वो कौन सा था? प्रस्ताव 1540। शीत युद्ध के अंत के बाद आधुनिकीकरण सिद्धांत एक परिष्करण संस्करण विश्वसनीयता प्राप्त कर चुका है। इस कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल भी सही नहीं है कि आर्थिक विकास जो है वो पश्चिमीकरण और लोकतंत्रीकरण के परिणत रूप में होगा। जल्दी जल्दी अपन करते हैं इसको। व्याख्याएं करने के लिए तो ऐसे पेपर में 4 घंटे भी कम और 5 घंटे भी कम। ब्रेटन वुड्स समझौतों को 1944 में 48 देशों ने नहीं, 44 देशों ने अनुमोदित किया था। ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के बारे में, ITO के बारे में देखो, युद्धोत्तर व्यापक प्रयासों और 1947 के हवाना चार्टर के बावजूद ITO कभी साकार नहीं हो सका। ठीक है, ITO साकार हुआ भी नहीं था, ये रद्द हो गया था। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की एक उल्लेखनीय विफलता थी, ITO कांग्रेस का प्रयासों को छोड़ दिया। तो ये दोनों सही है। देखो, इस प्रश्न को आप एक बार पढ़ के देखो, ये वर्ल्ड बैंक वाले को मैंने भी ये पढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगा। द वर्ल्ड बैंक एज बिल्डर, तो बिल्डर के रूप में कौन सी अवधि हो सकती है जो सबसे पहली हो? तो सबसे पहली कौन सी दे रखी है? 1946 से 67। तो ए में तो हो जाएगा 3। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित कौन सी हो सकती है जो सबसे लास्ट में हो? तो लास्ट में हो जाएगा 2। तो इसको आप देख लो, ए को तो लगा लो 3 से और लास्ट में 2 लगा लो। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे लास्ट में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप सबसे लास्ट में था ये। नियो जो है 1970 के दशक से चर्चा में आया और 1973 में इसके ऊपर सम्मेलन भी आयोजित हुआ और नियो के खूब सारे सम्मेलन भी हुए। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो विकासशील देश से वो विकसित देशों से व्यापार शर्तों को बदलाव करने के लिए और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करने लगे। इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों का आरक्षण नहीं आता है कहीं भी, औद्योगिकरण और ये प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय निगम ये सब आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है साझी संपत्ति का संकट। ये प्रश्न आपको ये थोड़ा सा हिंदी में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। इधर आप देखोगे तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, फेवरेट सवाल है ये आरपीएससी का, गैरेट हार्डन, खूब पढ़ा होगा आपने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। दक्षिण, जब मैंने एक वीडियो लेकर आया था आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट जो मुद्दे थे उनसे रिलेटेड, एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की वीडियो लेकर आया था और उसमें मैं ऑफिशियल साइट पे गया था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पे, और वहाँ ऑफिशियल साउथ पे मिला था क्या, दक्षिण, DAKSHIN। दक्षिण जो है ये ग्लोबल साउथ, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ से साउथ साउथ कोऑपरेशन से संबंधित है। इसका कहीं भी संबंध इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च और ये इससे संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित नहीं है। ये इसका आंसर सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के समारोहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस का जो मुख्य समारोह है, वैश्विक समारोह की मेजबानी इंडोनेशिया ने नहीं बल्कि सऊदी अरब ने की थी, और विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त नहीं करना बल्कि हरियाली और उनको बढ़ाना था। तो ये एक भी गलत है, दो भी गलत है, दोनों इसके गलत हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला है 65 नंबर का क्वेश्चन, और 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जून 2025 में भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में जो जयशंकर हैं, भारत मध्य एशिया संवाद हुआ। ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। अगर आपने पीआईबी वगैरह के आर्टिकल देखे होंगे तो मध्य एशिया संवाद के बारे में मैंने भी टेलीग्राम पे डाला था इस संवाद के बारे में कि भारत मध्य एशिया डिजिटल मंच की स्थापना की जाएगी, ठीक है। डिजिटल परिवर्तन को तेज करने इंडिया स्टेक के महत्व को स्वीकार किया, दोनों सही है। ऐसे स्टेटमेंट तो आप खुद भी लगा सकते हो। भारत अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किसके लिए आयोजित किया गया था। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था भारत के लिए, क्या हो गया था, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था इमाइग्रेशन के, जो प्रवासी लोग हैं उनको किस हिसाब से किया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा होमलैंड सिक्योरिटी जो डायलॉग है वो किसको लेकर है, आव्रजन या इमाइग्रेशन से रिलेटेड है। भारत चीन सीमा के प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की प्रक्रिया 2003 में स्थापित की गई थी। देखो ये प्रश्न काफ़ी चर्चा हुई थी ये इजराइल और फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर, कि इजराइल और फिलिस्तीन में भारत की जो नीति है उसको किस नाम से जाना जाता है। डी हाइफिनेशन की नीति है, इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत भी कहा जाता है कि अपन इजराइल को भी मानते हैं, अपन फिलिस्तीन को भी मानते हैं, हम दोनों राष्ट्रों को बराबर महत्व स्वीकार करते हैं और दोनों को क्या प्रदान करते हैं भाई, मान्यता प्रदान करते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014, लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसको परिवर्तित करके जो मोदी जी थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी में परिवर्तित कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ना केवल दक्षिण पूर्व एशिया बल्कि एशिया प्रशांत, ठीक है। गहन विश्लेषण इस नीति से मजबूत करना और चीन के सामरिक प्रभाव को प्रतिकार के रूप में, ठीक है, दोनों सही है, एक भी स्टेटमेंट इन दोनों में से गलत नहीं है। अगले प्रश्न की बात अपन करें कि महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी आबादी वाले निम्नलिखित देशों में से किस देश में वर्ष 2025 में पीआईओ की कुल संख्या सबसे अधिक है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनकी एक यात्रा हुई थी मलेशिया में, और मलेशिया में ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहाँ के जो प्रवासी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं कहाँ पे, मलेशिया में। दक्षिण दक्षिण सहयोग की संयुक्त राष्ट्र महासचिव रिपोर्ट 2025 के उप शीर्षक दक्षिण दक्षिण और त्रिकोटीय सहयोग का मापक। देखो ऐसे प्रश्न से मेरे हिसाब से आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, हालांकि मिल जाएगा ये, अपन गूगल सर्च करेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न को कहीं भी हाथ लगाना नहीं चाहिए। मैं तो इसको कतई भी नहीं करूँगा। प्रश्न नंबर 71 को
अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो है वो पोर्शन चालू होता है। पेपर भी लेंदी है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रश्नों को कर लेते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऐसा पार्ट है कि अपन अगर इनकी व्याख्या करने लगेंगे ना, तो अपन को एक एक प्रश्न में 30-30 मिनट लग जाएंगे। तो अपन अच्छा है पीछे अपन भाषणबाजी कर लेंगे, पहले इसके आंसर देख लेते हैं। अरस्तु वाले प्रश्न का है कि राज्य अन्य समुदायों के समकक्ष है नहीं, बल्कि अन्यों से सर्वोच्च होता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में सही वाक्यों को पहचानिए। मानसिक रोगों को ठीक करने का मानसिक निदान है, ठीक है। राज्य का नहीं बल्कि व्यक्ति का महत्वपूर्ण कार्य, नहीं, ये राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। मूलतः व्यक्तिगत मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसका 3 बिल्कुल भी सही नहीं है और 1 और 2 इसके सही है। इसका ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, व्यक्तिगत मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। ये सामूहिक मांग और वो होता है, इसका मात्र 1 सही मान के चलो आप। इसका ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका सही कौन सा है? मात्र 1 सही है प्लेटो वाले का। द रिपब्लिक, प्लेटो, कहीं भी हमने तो आज तक दार्शनिक रानियों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन देखा नहीं है। प्लेटो के जो भाग 5 है उसमें दार्शनिक राजाओं का तो उल्लेख है, परंतु दार्शनिक रानियों का उल्लेख नहीं है। अब कैसे, कौन सी किताब से प्रश्न बनाया है? हमने तो दार्शनिक राजा पढ़ा है, दार्शनिक रानी नहीं पढ़ा, तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग होगा। दार्शनिक श्रेणी, हाँ, महिलाओं को रोकने का अर्थ तो नहीं मानता, महिलाओं को देखो समर्थन को करता है, पर कहीं दार्शनिक रानियों का उल्लेख नहीं है, तो इसका केवल और केवल 1 स्टेटमेंट सही है। अगला जो है अरस्तु का नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण। आपने खूब पढ़ा होगा कि जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं उन सभी को क्या दिया जाता है? नागरिकता की अवधारणा। नागरिकता को वांछनीय नहीं मानते हैं, नागरिकता को वांछनीय, नागरिकता को तो एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि ये मानते हैं। तो केवल 1, इसका भी केवल 1 ही सही है। 76 सिसरो, सिसरो को जैसे ही देखते हैं रोमन विचारक, और रोमन की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो कौन सी होती है? मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान अनुपातिक न्याय की बल्कि सुशासन के भी अनुकूल होता है। यह सुनिश्चित करने का राजनीतिक शक्ति का प्रयोग राज्य के अंतिम उद्देश्यों के अनुरूप हो। दोनों ऑप्शन कतई सही है। मैकियावली की बुक डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, इसके अंतर्गत यह है किन के बारे में कहता है कि ये एक की अपनी क्रूरता के कारण और दूसरे को अपनी विनम्रता के कारण सारी गलतियां अपने आप भुला दी गई। देखो लिरोंजो थी मेडिची और सीजर बोर्जिया, इनकी बात तो वो कौन सी बुक में करता है? प्रिंस में। डिस्कोर्स में इनकी बात है नहीं। बाकी हेनियल और स्कोपियो जब अपन देखते हैं तो इनकी चर्चा ये सुशीला रामास्वामी में है, ये नाम हेनियल और स्कोपियो, इनका चर्चा करता है इसमें डिस्कोर्सेज ऑन लीवी में। थॉमस एक्विनास, ये थोड़ा सा हमारे साथ ट्रेजिडी हो गई कि अपन 4 प्रकार के कानून पढ़ते हैं थॉमस एक्विनास में: मानवीय कानून, दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और शाश्वत कानून। शाश्वत कानून सबसे ऊपर होते हैं, मानवीय कानून सबसे नीचे माने जाते हैं। अब इन्होंने पूछ लिया तो दैवीय कानून है कि ये कितने प्रकार के होते हैं? कि दैवीय कानून जो होते हैं 2 प्रकार के, एक पुराना और एक नवीन कानून। पुराना कानून मनुष्य को शाश्वत जीवन की ओर निर्देशित करता है, जबकि नया कानून मनुष्य को एक विवेकपूर्ण और सांसारिक भलाई की ओर निर्देशित करता है। मुझे एक किताब में ये मिल तो गया, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है प्रभुदत्त शर्मा महोदय की, उसमें ये मिल तो गया मुझे, पर इसमें एक गलती है कि जो पुराना कानून जो है ये तो विवेकपूर्ण और सांसारिक भलाई का दे रखा है, और जो नया कानून है ये शाश्वत जीवन को निर्देशित करता है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, ये सही है। केवल 1 इसका स्टेटमेंट सही है, 2 इसका स्टेटमेंट सही नहीं है। मैकियावली के अनुभवजन्य अध्ययन जो है उसके बारे में कौन से कथन सही हैं? देखो भाई, खुद को एक नवप्रवर्तक के रूप में देखते हैं जिन्होंने जैसी हैं कल्पित हैं की जगह दिया, बिल्कुल सही है। यथार्थवादी विचारक थे और यथार्थवाद के रूप में चीज़ों को इन्होंने स्थापित किया। विश्लेषणात्मक और पृथक्करण स्थापित करके ऐसा मार्ग अपनाया, बिल्कुल सही है। मैकियावली इस चीज़ को, मैकियावली का चिंतन जब अपन पढ़ते हैं प्लेटो अरस्तु के बाद में, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है कि इन्होंने एक अलग अप्रोच को अपनाया है। तो इसके अंतर्गत दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। संप्रभु के विवेक से संबंधित। पहली बात तो संप्रभु शब्द का प्रयोग ही कब होता है? देखो, ना तो प्लेटो के चैनल में होता है, ना अरस्तु के टाइम पे होता है, कोई संप्रभु वगैरह का प्रयोग नहीं होता।
यहाँ आप प्रश्न कर सकते थे, इसको विशेषाधिकार शक्तियों का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा तैयार किया गया? इसका सही आंसर है जॉन लॉक। जॉन लॉक ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, जॉन लॉक ही पहली बार संप्रभुता की बात करता है, और जॉन लॉक ही पहली बार संप्रभु वगैरह की बात करता है, संप्रभु के विवेक संबंधी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एक तर्क दिया कि रूसो जीवन भर की शिकायतों को इस शिकायत में समेट देता है कि समाज एक स्वाभाविक रूप से अच्छे प्राणी के साथ क्या करता है? लूसियो क्वालिटी। रूसो के बारे में काफ़ी चर्चा की है लूसियो क्वालिटी ने। रूसो की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी लूसियो क्वालिटी की जो है वो कमेंट्री है। सरकार के कार्य एवं न्यास द्वारा उसके ऊपर लगाई जाने वाली सीमाओं का वर्णन जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज के किस अध्याय में किया है? अपन को इतना तो पता है कि टू ट्रीटीज जो है ऑन गवर्नमेंट वो किसकी बुक है? जॉन लॉक की बुक है। और जॉन लॉक इस बुक में 2 समझौतों का वर्णन करता है। वो मुझे यहाँ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको पता होगा उसके बारे में। पहले में नागरिक समाज की, दूसरे में राज्य की स्थापना करता है, और इसका एक 9वां अध्याय है, उसके अंतर्गत ये कार्य एवं न्यास के द्वारा लगाए जाने वाली सीमाओं की चर्चा करता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में यह उल्लेख है उस व्यक्ति का आदेश है जिसमें अपने आदेश का पालन कराने की क्षमता होती है? हॉब्स का ये स्टेटमेंट है, और हॉब्स की ही बुक्स हैं, और डी सिवे के अंतर्गत ये स्टेटमेंट है कि उस व्यक्ति का आदेश है जिसमें अपने आदेश पालन कराने की क्षमता होती है। और वो कौन होता है भाई? वहाँ का संप्रभु होता है। ये आ जाओ कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति के कारण परिवार को निरंकुशता का स्कूल कहता है या कहती है? देखो, मुझे ये प्रश्न मिला नहीं, बाकी मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे मैरी वोllस्टोनोक्राफ्ट इसका उत्तर मिल रहा है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल भी इसका आंसर हो सकता है, ऐसा कहीं मैंने लास्ट टाइम में कहीं पढ़ा हो। आप कह सकते हैं कि सही आंसर नहीं बता रहे हैं, तो अगर आप जॉन स्टुअर्ट मिल में से और मैरी वोllस्टोनोक्राफ्ट में से करके आए, आंसर तो इनमें से ही होगा। जेएस मिल मुझे एक लॉजिक से लग रहा है, क्योंकि मैरी वोllस्टोनोक्राफ्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के में, और जेएस मिल सिलेबस में है, तो जेएस मिल इसलिए हो सकता है। बाकी मैंने जब सर्च किया है उसके हिसाब से तो मैरी वोllस्टोनोक्राफ्ट बता रहा है कि मैरी वोllस्टोनोक्राफ्ट बताती हैं। देखते हैं अब इसमें से आप जेएस मिल करके आए हो तो भी आप पॉजिटिव रहना, हो सकता है सही हुआ आपका। जेएस मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन। देखो, बेंथम का जो उपयोगितावाद था उसमें संशोधन किए जेएस मिल ने। हम सब पढ़ते हैं जेएस मिल गुणात्मक की ओर ले जाते हैं, प्रमाणात्मक की बात को नकार देते हैं कि सुख जैसी कोई गणना नहीं की जा सकती, नैतिकता की बात करने लग जाते हैं। बेंथम के उपयोगिता का स्वरूप नैतिक था, मिल ने उसे राजनीतिक बना दिया। ठीक है, सही कथन पहचानना, ये बिल्कुल गलत कथन है। मिल ने नैतिक बनाया था उल्टा। बेंथम के उपयोगितावाद की नैतिक प्रासंगिकता को मिल ने मूल निरपेक्षता में बिल्कुल भी नहीं, नैतिक प्रासंगिकता थी नहीं, नैतिकता का मतलब ही नहीं था। बेंथम द्वारा वर्णित सुख दुख के स्रोतों की आंतरिक उपस्थिति को मिल ने मात्र बाह्य स्रोतों से नहीं नहीं नहीं, आंतरिक और बाह्य दोनों की बात मिल ने की थी। बेंथम मिल ने उसे आत्मपरक बना दिया, ये सही है। बेंथम का वस्तुनिष्ठ था, मिल ने उसे आत्मपरक बना दिया। प्राकृतिक अधिकारों पर जर्मी बेंथम के दृष्टिकोण तो बिल्कुल अस्वीकृत करते हैं, बिल्कुल सही है, खुशी का साधन बन सकता है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार विचार को अस्वीकार करते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों को ये क्या करते हैं? दोनों सही है इसमें, तो दोनों को अस्वीकार कर देते हैं। ये प्राकृतिक अधिकारों जैसी बात को मानते ही नहीं है जो बेंथम है। कौन सा विचारक निजी संपत्ति के सिद्धांत को संशोधित करता है ताकि सभी के लिए वास्तविक संपत्ति के अधिकार सुरक्षित हों तथा इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सके? सही उत्तर क्या है इसका? टीएच ग्रीन, जो पहले उदारवादी थे, उसके बाद में ये थोड़े थोड़े लोकतांत्रिक समाजवादी हुए। यही ये स्टेटमेंट इसको दिखा रहा है कि निजी संपत्ति का जो सिद्धांत था, जो मूल उदारवाद जो था, उसमें संशोधन किया किसने? टीएच ग्रीन ने। जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स पर किस किस का प्रभाव पड़ता है भाई? इन्होंने जो अपना मार्क्सवादी चिंतन है वो तो पूरा लिया है फायरबॉक्स से, और द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो लिए जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल से। तो फायरवॉक और हीगल, हीगल और फायरवॉक, ये उसका आंसर सही होगा। ये स्टेटमेंट अपन खूब पढ़ते हैं हेराल्ड लास्की का, कि मिल ऐसा समुद्र है जिसमें सभी विचारधाराएं अवसान पा रही हैं। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति का विवरण फिलोसफी ऑफ राइट्स नामक पुस्तक में लिखित है। ठीक है,
द्वंद्वात्मक पद शब्द जो है वो लैटिन भाषा के डाइलेगो शब्द से उत्पन्न हुआ है। द्वंद्वात्मक की प्रमुख विशेषता इसका स्वयं प्रेरित ना होते हुए भी निरंतर अग्रसर होना है। प्रगति या विकास दो विरोधी वस्तुओं के संघर्ष का परिणाम है। तो देखो, पहले स्टेटमेंट पर अपन जाएं तो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पहली बात तो फिलोसफी ऑफ राइट्स में नहीं है। फिलोसफी ऑफ राइट्स में इनका राजनीतिक चिंतन है। इनकी एक किताब है साइंस ऑफ लॉजिक। इस साइंस ऑफ लॉजिक में इसका वर्णन है। पहली बात, ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो यहां से ये दोनों तो भाई कट गए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी 100% क्या है भाई, गलत। क्योंकि द्वंद्वात्मक शब्द लैटिन भाषा का नहीं, द्वंद्वात्मक शब्द किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है। डायलेक्टिक जो है अपने आप ही गलत हो गया दूसरा। तो अब 3 और 4 में बचते हैं। द्वंद्वात्मक की प्रमुख विशेषता इसका स्वयं प्रेरित ना होते हुए भी निरंतर अग्रसर होना है। तो मेरे हिसाब से ये स्वयं प्रेरित भी होता है। मतलब डायलेक्टिज्म जो होता है ये स्वयं प्रेरित भी होता है। वाद, वाद प्रतिवाद संवाद, फिर वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, ऐसे करके स्वयं प्रेरित होते हुए निरंतर अग्रसर होता रहता है। तो ये भी गलत है। केवल इसका ऑप्शन जो है, दो परस्पर विरोधी जो होते हैं उनके बाद क्या प्राप्त होता है, संवाद प्राप्त होता है। यही होती है डायलेक्टिक प्रणाली। जुर्गेन हेबरमास सामाजिक क्रियाओं के वर्गों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? प्रयोजन मूलक क्रिया, नाटकीय क्रिया, नियम संचालित संप्रेषणात्मक क्रिया। सारी क्रियाओं की बात करते हैं, 1 2 3 4। नव मार्क्सवादी हैं और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स की शब्दावली अतिरिक्त मूल्य, दास कैपिटल में श्रम और श्रम शक्ति के मध्य अंतर जो है अतिरिक्त मूल्य, बिल्कुल सही है। दास कैपिटल में बात करते हैं इसकी अतिरिक्त मूल्य की। पूंजीवाद को अतिरिक्त मूल्य मुफ्त में मिलता है क्योंकि यह लाभ दोनों का स्रोत है। बिल्कुल सही है दोनों। एंटोनियो ग्रामसी, ग्रामसी की जो हेजिमनी की कंसेप्ट है वो है कि उसके पूर्व प्रति और उत्तर क्रांतिकारी आधिपत्य के विश्लेषण में स्पष्ट दिखाई देती है। वैचारिक और सांस्कृतिक तत्वों को महत्व दिया है। बिल्कुल सही है। जो हेजिमनी का कंसेप्ट है उसमें इन्होंने आइडियोलॉजिकल और कल्चरल, आइडियोलॉजिकल हेजिमनी भी बताई है और कल्चरल हेजिमनी भी इन्होंने बताई है। उन्होंने तर्क दिया कि एक आधिपत्यवादी क्रांतिकारी शक्ति के विकास हेतु एक औद्योगिक पूंजीवादी संस्कृति का विकास आवश्यक है। बिल्कुल गलत है। पूंजीवादी जो संस्कृति है उसके विकास को तो आवश्यक मानते ही नहीं है, उसके तो खिलाफ काम करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट केवल एक सही है। 93 का 4 ऑप्शन। अगले प्रश्न पे अपन चलें और वो है कि राजनीतिक समुदाय से किसी भी बाहर ना किए जाने के अधिकार को, बिल्कुल सही है, हन्ना आरेंट। ये ही राजनीतिक समुदाय की बात करती हैं, अरस्तु से प्रभावित हैं। कभी हन्ना आरेंट को पढ़ने का मौका मिलेगा तो अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जे हेबरमास, जॉर्गेन हेबरमास जो है लोकतंत्र का सार तत्व, यहाँ से आप ले सकते हैं डिस्कशन, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, विमर्शात्मक लोकतंत्र, राजनीतिक चर्चा, इसको लोकतंत्र का सार तत्व मानते हैं। फ्रांस फैनन मनोवैज्ञानिक, अल्जीरिया के संघर्ष से जुड़े हुए, रेस्ट ऑन द अर्थ बुक्स आपको पता होगी, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ये किताबें इनकी देखी होंगी आपने। उपनिवेश विरोधी संघर्ष किया, साम्राज्यवाद के मनोवैज्ञानिक आयाम पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। नव प्रजाति का जो सिद्धांत है वो भी ये देते हैं और पर्याप्त शक्तिशाली बताते हैं। दोनों स्टेटमेंट फ्रांस फैनन से संबंधित हैं और दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस समुदायवादी विद्वान ने रॉबर्ट नोजिक और जॉन रॉल्स को अधिकार की प्रधानता के सिद्धांतों पर समर्थकों के रूप में देखा? समुदायवादी विचारकों की जब हम बात करते हैं तो वो इनकी आलोचना करते हैं उदार समतावादियों की, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादियों, जिसमें माइकल वॉल्जर हैं, अलेक्जेंडर मैकेंटायर हैं, अबताई एटोजियोनी हैं। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर मैकेंटायर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने निबंध योर्स माइंड एंड अवर्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी में यह दिया कि नॉजिक का जो मुख्य तर्क है, ये जो अपना ये निबंध क्या है, ये निबंध है चेन सी रायन का। चेन सी रायन है उनका ये निबंध है। अगला है जॉन रॉल्स द्वारा अपने न्याय सिद्धांत में चरम ध्यान आकर्षित करने पर आलोचना की थी। किसने की थी भाई? अपन देखते हैं ब्रायन बेरी। ब्रायन बेरी खूब आलोचना करते हैं और ब्रायन बेरी की बहुत बड़ी आलोचना है उसके ऊपर। मतलब जॉन रॉल्स की तो किताब है थियरी ऑफ जस्टिस, ये थियरी ऑफ जस्टिस, और ब्रायन बेरी इसके खिलाफ में देते हैं थियरीज ऑफ जस्टिस। और इसकी जो
जॉन रॉल्स की किताब है, उसकी क्या है आलोचना करते हैं। जॉन रॉल्स का गैर सार्वजनिक पहचान का दृष्टिकोण किसके द्वारा, आत्मरक्षा की सामुदायिक अवधारणा। ये शब्दावली आपने पढ़ी हो तो माइकल सैंडल से संबंधित है, जो समुदायवादी विचारक थे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन। अब आ गए पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित प्रश्न। ये देखो बिल्कुल समझ पर आधारित प्रश्न ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 101 है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, बिल्कुल नहीं है यथास्थितिवादी। परंपरागत राजनीति सिद्धांत की विशेषता होती है। अब अपन ज़्यादा समझने का काम नहीं करेंगे, इनको करते हैं प्रश्नों को। माइकल वॉल्जर की एक किताब है जस्ट एंड अनजस्ट वार, और उसमें नैतिकता और न्याय के ऊपर ये लिखते हैं। नैतिकता और न्याय की बात वैसी ही है जैसे कि सैन्य रणनीति, बिल्कुल गलत है, अलग होती है। सैन्य रणनीति अलग है और नैतिकता और न्याय की बात अलग है। युद्ध की नैतिक वास्तविकता मानव जाति के विचारों से नहीं, वास्तविक गतिविधियों से नहीं, सैनिक की गतिविधियों से नहीं, मानव विचारों से होती है। ये जो माइकल वॉल्जर हैं, ये न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत देते हैं। तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत, अब ये बड़ा टॉपिक है कि दर्शन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक दर्शन अमूर्त है, राजनीतिक सिद्धांत अमूर्त और आनुभाविक दोनों है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सिद्धांत दर्शन को जन्म देता है और उसका पोषण करता है, ये बिल्कुल गलत है। सिद्धांत दर्शन को जन्म नहीं देता, बल्कि दर्शन सिद्धांत को जन्म देता है। राजनीतिक दर्शन का क्षेत्र सिद्धांत से अधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है। दार्शनिक सिद्धांत शास्त्री हो सकता है, बल्कि यह आवश्यक नहीं कि सिद्धांत शास्त्री दार्शनिक हो। यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। ए, सी और डी इसके अंतर्गत क्या है, सही है। बी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, जैसे ही राजनीति सिद्धांत के पतन की बात होती है तो इसको अपन एक ही किताब से कर सकते हैं। वैसे तो बियॉन्ड आइडियोलॉजी अपने सामने पढ़िए कि दांते जर्मिनो की है, तो डी में 2 एक ही ऑप्शन में है, 3-1 4-2। क्विंटन स्किनर बृहद सिद्धांत के निर्माण का समर्थन करते हैं। बृहद सिद्धांत की जो अवधारणा है वो खगोल शास्त्र से ली गई थी। मेटा थ्योरीज, मेटा थ्योरीज का समर्थन करते हैं या मेटा थ्योरीज का विरोध करते हैं क्विंटन स्किनर, जो इतिहासवाद और इनको मानते हैं। मेटा थ्योरीज का ये विरोध करते हैं। तो मेटा थ्योरीज का समर्थन नहीं करते बल्कि विरोध करते हैं। कथन फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग है। बृहद सिद्धांत की अवधारणा खगोल शास्त्र से ली गई, ये खगोल शास्त्र से नहीं ली गई थी, बल्कि मेटा थ्योरीज की अवधारणा समाजशास्त्र की अवधारणा है, ये सोशलॉजी की अवधारणा है। तो इसके ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ये दोनों गलत हैं। मेटा थ्योरी जब अपन पढ़ते हैं, बड़े बड़े सिद्धांत जो हैं वो खगोल शास्त्र के अंतर्गत नहीं है, वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीति सिद्धांत के पतन पर दांते जर्मिनो विचारात्मक अपचयनवाद और ह्रासवाद की बात करते हैं, और ये देसुदा ट्रेसी जो इन्होंने विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था, अगस्ट काम्टे और कार्ल मार्क्स, इन तीनों की आलोचना करते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और प्रत्यक्षवाद के साथ साथ पनप सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अगस्ट काम्टे और मैक्स वेबर की ये आलोचना करते हैं कि ये प्रत्यक्षवादी भी जो हैं इनके साथ नहीं पनप सकता। तो केवल स्टेटमेंट 1 इसका सही है, 2 इसका गलत है। इसको पढ़ो कि व्यवहारवाद की एक आधारभूत दुबता इसलिए कि मूल्य तटस्थता कैसे प्राप्त करें और लोकतंत्र का समर्थन कैसे प्राप्त करें। तो देखो, लियो स्ट्रॉस हो, मलफोर्ड सिबली हो, चाहे क्रिश्चियन बे हो, इन सबों ने व्यवहारवाद की आलोचना की थी। और क्रिश्चियन बे जो हैं नीरस और इसके आधार पर इसकी आलोचना करते हैं कि मूल्य तटस्थता कैसे प्राप्त करें और लोकतंत्र का समर्थन कैसे करें। इसका सही आंसर है क्रिश्चियन बे। डेविड ईस्टन ने, आपको सबको पता है कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के कारण बताए थे, और इन्होंने बताए थे कि नैतिक सापेक्षतावाद, जिसमें मैक्स वेबर और इनकी आलोचना हुई, विज्ञान और सिद्धांत के मध्य भ्रम, ये भी बताया था, इतिहासवाद भी उन्होंने बताया था, राजनीतिक वैज्ञानिकों में उद्देश्य की कमी, ये नहीं बताया था। ये कहीं भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं, ये व्यवहारवाद का जो पतन हुआ था, उत्तर व्यवहारवाद की आई थी, उसका कारण था। तो ये नहीं है। 1, 2 और 3 इसके ये सही है। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। राजनीतिक सिद्धांत पर लियो स्ट्रॉस, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, जो राजनीतिक सिद्धांतों के पुनर्जन्म की बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों के पतन को स्वीकार नहीं करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के पतन नहीं हो सकता, ऐसी बात करते हैं लियो स्ट्रॉस।
स्ट्रॉस इस कथन से सहमत हैं कि सभी राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति से वैचारिक होते हैं। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन एक समान है। ईस्टर्न के इतिहासवाद के आरोपों को कि नया विज्ञान ही राजनीतिक सिद्धांत में इनका खंडन किया था, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान और दर्शन एक समान है, ये भी इन्होंने माना कि दर्शन और विज्ञान एक ही बात है, ये हो ही नहीं सकता। राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति से वैचारिक होते हैं। स्ट्रॉस एग्रीज दैट थ्योरीज इज आइडियोलॉजिकल इन नेचर। ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है। इसके अंतर्गत 2 और 3 जो हैं ये स्टेटमेंट सही है। ये किताबों के नाम जो मैचिंग के लिए आते हैं ये इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स हेराल्ड लासवेल की है। साइंस एंड जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो स्टुअर्ट राइस की है। पॉलिटिकल बिहेवियर फ्रैंक केनेट का है। साइंस एंड मेथड जॉर्ज कैटलिन की है। पहले में 3 यहीं से हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। उत्तर व्यवहारवाद को देखो। उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीधा अगर हमारी समझ क्लियर है तो उत्तर व्यवहारवाद वाला प्रश्न आपका हो जाएगा। जैसे ही व्यवहारवाद आया तो उसके बाद व्यवहारवाद के मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया सिद्धांत आया और वो कौन सा था? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक सांचे में बदलने के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, ये बिल्कुल सही है। उत्तर व्यवहारवाद एक सुनिश्चित सिद्धांत है, बिल्कुल नहीं है। और उत्तर व्यवहारवाद किसी पद्धति विशेष का समर्थक नहीं है, ये सही है। तो 1 और 3 ये सही है। और दूसरे नंबर का सुनिश्चित सिद्धांत ये नहीं है, ये निश्चित सिद्धांत नहीं था, ये बल्कि व्यवहारवाद के जो सिद्धांत थे उनको ही आगे बढ़ा रहा था। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ो अगला प्रश्न। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन छांटना है। ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था के निवेश में मांग और समर्थनों को समर्थन, ठीक है, डिमांड और सपोर्ट दोनों को समर्थन करता है। निवेश का समर्थन सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। ईस्टर्न के अनुसार प्रत्येक प्रकार के निर्गत बाध्यकारी होते हैं, नहीं नहीं, प्रत्येक प्रकार के नहीं होते, जो निकासीय प्रकार के होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। ये प्रश्न इसका आंसर ये है। मैक्स वेबर ने अपने शोध पत्र सामाजिक विज्ञान और सामाजिक नीति में ज्ञान की निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज इन सोशल साइंस एंड सोशल पॉलिसी, अनुभवजन्य ज्ञान और मूल्य निर्णय के एक कठोर भेद करने का प्रयास किया, ठीक है। एक अनुभवजन्य विज्ञान किसी को यह नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह बता सकता है कि क्या कर सकता है और कुछ परिस्थितियों में वह क्या करना चाहता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं मैक्स वेबर से संबंधित। डेविड ईस्टन ने 2 प्रकार के निर्गतों की बात करी, तो आपने देखी होगी कौन कौन से निर्गत हैं जिनकी डेविड ईस्टन बात करता है। कौन कौन से हैं? वैचारिक और सत्तात्मक, सत्तात्मक और सहसंबद्ध, विमर्शात्मक और सहसंबद्ध, प्रक्रियात्मक और विमर्शात्मक। इसके सही हैं वैचारिक और सत्तात्मक। सत्तात्मक जो होते हैं ये तो होते हैं बाध्यकारी, और वैचारिक बाध्यकारी नहीं होते हैं। आमंड के अनुसार जो है व्यवस्था की विशेषता, इसमें व्यापकता पाई जाती है, इनमें अन्योन्यता पाई जाती है, इसमें सीमाएं पाई जाती हैं, और इसमें पर्यावरण भी पाया जाता है। क्या? 3 ही पढ़ी है हमने तो, व्यापकता, अन्योन्यता और सीमाएं। पर्यावरण आमंड ने नहीं बताया। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर क्या है? 1, 2 और 3। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में गलत कथन को पहचानिए। एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने संरचनाओं के स्थान पर प्रकार्यों की बात नहीं की। नहीं, एफ.डब्ल्यू. रिक्स का तो पूरा काम ही संरचनाओं के ऊपर था, यही स्टेटमेंट गलत है इसका। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्षमताओं की कितनी श्रेणियां इन्होंने बताई? 5 बताई, और जिसमें निकासीय, सहभागितामूलक, वितरणात्मक और प्रतिक्रियात्मक, और एक और थी, 5 बताई थी। ये 3 नहीं है, ये है 3, 5 और 6 क्षमता की श्रेणियां हैं। तो 5 हैं इसके अंतर्गत। ये नियंत्रणकारी, सहभागिता नहीं है, निकासीय, नियंत्रणकारी और वितरणात्मक। तो 3, 4 और 6 इसका आंसर ये है। ये नहीं है, सहभागिता नहीं है, नियंत्रणकारी, वितरणात्मक, निकासीय और आज्ञाकारिता, कुछ ऐसे करके हैं, 5 हैं इसके अंतर्गत जो आमंड की टोटल जो है। इसका सही आंसर है 3, 4 और 6। ये देखो अभिजन सिद्धांत से लेकर है ये प्रश्न, और आपको पता होगा विल्फ्रेड पेरेटो माइंड एंड सोसाइटी शेर और लोमड़ी के रूप में बताते हैं। सी राइट मिल्स पॉवर एलीट, सी राइट मिल्स पॉवर एलीट, सी किससे जुड़ जाएगा? 2 से,
एक ही में जुड़ रहा है, यहीं से आंसर हो जाएगा। अदला बदली जो है, सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ एलाइट किसकी है, विल्फ्रेड पेरेटो की, यहीं से ये जुड़ जाएगा। कौन साधारण समूह और संस्थाओं में अंतर करते हुए ये बताता है कि ऐसे समूह हैं जो अमूर्त मूर्त सिद्धांतों के आधार पर बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने समूह सिद्धांत से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने समूह की संकल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं, गतिविधियों के समूह के रूप में की थी। बिल्कुल सही है। एक स्थैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं, गत्यात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। आर्थर बेंटले जो समूह को बताता है वो गत्यात्मक रूप में बताता है, और प्रक्रियाओं की जो है वो गति के रूप में बताता है। तो इसके अंतर्गत केवल एक इसका सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। कल भी पेपर में आया था, जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी इकोनॉमिक थ्योरी का एक था कि इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसकी बुक है, और यहाँ पूछ लिया कि एंथनी डाउन्स ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में कौन सा प्रमुख विचार प्रस्तुत किया। तो इसमें एक प्रमेय है, आपको पता हो तो, मध्य मतदाता प्रमेय, और इसमें बताया है कि जो लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ से वोट डालते हैं और स्वार्थ के द्वारा वो पार्टियों से जुड़ते हैं। तो ये इसमें यही है, मतदाता स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और पार्टियां केंद्रस्थ नीतियां बनाते हैं। राष्ट्रीयता के अधिक से सबसे प्रमुख विरोधी राष्ट्रीयता का आधुनिक सिद्धांत है लॉर्ड एक्टन। राष्ट्रीयता से संबंधित इनकी एक किताब है लॉर्ड एक्टन की, श्यामलाल वर्मा की बुक है राष्ट्रवाद से संबंधित। उस बुक में ये लॉर्ड एक्टन का ये स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीयता के आधुनिकता का सबसे प्रमुख विरोधी राष्ट्रीयता का आधुनिक सिद्धांत है बेनेडिक्ट एंडरसन। और बेनेडिक्ट एंडरसन का सिद्धांत आपको सबको पता है, वो कौन सा है, राष्ट्रवाद का इमेजिन्ड कम्युनिटी, यानी काल्पनिक समुदाय। और इसमें ये क्या बताते हैं कि ये काल्पनिक रूप से लोग जुड़े हुए होते हैं और ये कोई भी किसी से मिला हुआ नहीं होता है। इसमें पूछा है कि राजनीतिक एक काल्पनिक समुदाय है क्योंकि देखो यह असीमित है, ये तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्र के सदस्य अपने सभी सदस्यों को जानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब दो चीज़ आ गई, एक तो क्षैतिज साहचर्य और एक ऊर्ध्वाधर साहचर्य। तो इसका सही उत्तर है कि इसमें गहन क्षैतिज साहचर्य का भाव पाया जाता है। सिंह के स्वभाव और लोमड़ी के स्वभाव, शेर और लोमड़ी वाला मैंने पहले ही बता दिया आपको। विल्फ्रेड पेरेटो जो है वो अवजनकारी सिद्धांत है जो शेर और लोमड़ी का बताता है। तार्किक चयन सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवहार को समझने में क्या है प्रासंगिक है। बिल्कुल सरल सा सवाल है कि जो तार्किक चयन सिद्धांत है कहीं भी इतिहास संस्कृति जैसी चीज़ों को नहीं मानता। आर्थिक हित, मतदान के पैटर्न, मतलब ये चारों कैसे हैं, व्यक्तिगत चीज़ें हैं। इतिहास संस्कृति व्यक्तिगत थोड़ी है, समाज की चीज़ें हैं, तो ये तार्किक चयन सिद्धांत में नहीं आएंगी। अगला प्रश्न है महिलाओं के अनुभवों को समझने के लिए इंटरसेक्शनलिटी के महत्व पर कौन सा नारीवादी सिद्धांत। देखो नारीवाद की फोर्थ वेव और अपन जो वर्तमान में नारीवाद जो पढ़ते हैं कि नारी परस्पर महिलाओं के बीच में भेद पाया जाता है। और एक फेमिनिज्म की एक धारा पढ़ते हैं अपन जो यूएसए से है, और वो फेमिनिज्म की धारा कौन सी है, एक सेकेंड आप रुकना, एक सेकेंड के लिए रुकना। हेलो, माफ़ करना आप, माइक के सेल डिस्चार्ज हो गए थे, सेल डालें, सॉरी। देखो जो महिलाओं के अनुभवों को समझने के लिए जो इंटरसेक्शनलिटी है, जो महिलाओं के बीच में बात करती है, वो कौन सी धारा है, मतलब लास्ट जो चौथी है, जो आधुनिक जो नारीवाद है। और इसके अंतर्गत ब्लैक फेमिनिज्म जो है, ये महिलाओं के जो श्वेत महिलाएं हैं उनके मुद्दे अलग हैं, श्वेत महिलाएं हैं उनके मुद्दे अलग हैं। महिलाओं के बीच में क्या पाया जाता है, भेद पाया जाता है। जीन लियोटार्ड, इनकी बुक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, देखो कहाँ है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र के जिन चार आवश्यक तत्वों की बात कही, उनमें आवश्यक तत्व नियम या संविधान है, और इस संविधान को ही क्या माना है, धर्म माना है। अपन भारतीय चिंतन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जोर है वो किस पे दिया जाता है, धर्म पे दिया जाता है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से, जेंडर ट्राइबल बटलर की है, जूडिथ बटलर की है, तो ए में लगा लो आप 2, यहाँ है ए में 2, यहीं से हो जाएगा। जेंडर ट्राइबल जो हेट्रोसेक्सुअल ग्रेड है, उसकी बात राजीव भार्गव में खूब दी हुई है जेंडर ट्राइबल की बात। बाकी डायलेक्टिव ऑफ सेक्स आपको पता ही होगा, सुलामित फायरस्टोन की है। सेक्स एंड सोशल जस्टिस मार्था नुस्वाम की है। एंडेंजरिंग डेमोक्रेसी आन्ने फिल्म्स की है।
ये देखो, अब संस्थावाद और नव संस्थावाद से दो तीन प्रश्न है। संस्थावाद उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कार्य प्रणालियों पर। देखो, संस्थावाद होता क्या है? पहली बात तो औपचारिक संस्थाएं, कहीं भी अनौपचारिकता की बात नहीं होगी। अनौपचारिकता की बात जहां होगी वहां संस्थावाद से क्या पहुंच जाएगा? नव संस्थावाद पहुंच जाएगा। तो कौन सी विशिष्ट कार्य प्रणालियों पर? संसदीय और अध्यक्षीय, ये विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर है। संघात्मक और एकात्मक, ये केंद्र राज्य के ऊपर है। ये दल मतदान और समितियां चुनाव है, ये अनौपचारिक चीजें हो जाती हैं। तो एक और दो इसके सही हैं। उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, आपने पढ़ा होगा, सापेक्षता पाई जाती है, स्थानीयता पाई जाती है, कोई भी ज्ञान अटल ज्ञान नहीं है, यही उत्तर आधुनिकतावाद के मूल में है। इसमें एक स्टेटमेंट है कि उत्तर आधुनिकतावाद अनिवार्यता और अर्थ की स्थिरता का समर्थक है। बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, ये इसका विरोधी है। क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण का उद्देश्य और निम्नलिखित में से क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण का उदाहरण है? नहीं है। तो कौन सा क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण का उदाहरण नहीं है? 2017 में एक संधि हुई TPNW, ये क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण की नहीं बल्कि व्यापक निशस्त्रीकरण की संधि थी। जो क्षेत्रों से संबंधित है तो वो निश्चित रूप से क्षेत्रीय, जो मतलब पूरे विश्व को नहीं घेरती बल्कि एक क्षेत्र विशेष को घेरती है, वो क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण की संधि होती है। अगला प्रश्न देखो आप, डेनिस कैवानाद, उप संस्कृतियों की बात करते हैं, सब कल्चर्स की ये बात करते हैं। डेनिस कैवानाद जो है, पीढ़ीगत उप संस्कृतियाँ, अवजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन, सामाजिक संरचना, और इसकी बात ये नहीं करते अवजात वर्ग बनाम राजनीतिक पहचान। राजनीतिक सिद्धांतों के संस्थाओं के अध्ययन में जब तक तुलनात्मक स्वरूप नहीं अपनाया गया था तब तक संस्थागत दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से किस आधार पर आलोचना नहीं की गई थी? मतलब तुलनात्मक स्वरूप जब तक नहीं आया था, जब तक इनकी किस आधार पर आलोचना नहीं हुई थी कि यह गैर ऐतिहासिक या विश्लेषणात्मक था? इसकी आलोचना बाद में हुई थी। नव संस्थावादी पूर्व के संस्थागत दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न थे? उन्होंने विधायिका जैसी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को अस्वीकार कर दिया पूरी तरह से? नहीं, ये पूरी तरह नहीं, इन्होंने औपचारिक का भी अध्ययन किया और उसके साथ में इन्होंने अनौपचारिक का भी अध्ययन किया, ये नहीं है। वर्णनात्मक विश्लेषण को प्राथमिकता देते हुए सैद्धांतिक ढांचा, ठीक है, वर्णनात्मक विश्लेषण को इन्होंने माना। स्वतंत्र संस्थाओं को इन्होंने स्वतंत्र के रूप में महत्व दिया और राजनीतिक व्यवहार और नीति निर्माण को ये प्रभावित करते हैं। ये स्टेटमेंट इसका सही होगा, संस्थावाद और नव संस्थावाद का। ये नहीं होगा, आपने कराए हो तो ये गलत है, क्योंकि औपचारिक संस्थाओं को भी इन्होंने माना था, पर अनौपचारिक जो संस्थाएं थीं उनको इन्होंने प्रभावित करने वाले कारकों में माना था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित करता है, तर्क प्रभावित करता है, नीति वगैरह प्रभावित करती हैं, मतदान वगैरह प्रभावित करता है, चुनाव प्रभावित करते हैं। केवल औपचारिक संस्थाएं ही प्रभावित नहीं करती हैं। अगला प्रश्न देखें आप, प्रश्न नंबर 136, आमंड और बर्बा, पॉलिटिकल बुक है, सिविक कल्चर पॉलिटिकल परसेप्शन इन 5 नेशन, और ये 5 नेशन कौन से थे? यूएसए, यूके, इटली, जर्मनी और मैक्सिको। इन 5 देशों का, यूएसए, यूके, इटली, जर्मनी और मैक्सिको। इसमें स्पेन नहीं था, इटली था, ये स्टेटमेंट गलत है। यूएसए, यूके, इटली, जर्मनी और मैक्सिको, ये स्टेटमेंट सही है। 5 देशों का अध्ययन किया, इसमें स्पेन नहीं, इटली था। 5 देशों के तुलनात्मक अध्ययन के 3 विशिष्ट प्रकारों की, संकीर्ण, अधीन और सहभागी। तो देखो, 2 नंबर का स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। पहला बिल्कुल सही है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसमें गलत है, क्योंकि चौथी मानी थी इन्होंने, अधीन नहीं थी, पैरोचियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटरी। तो इसमें 2 तो इसमें बिल्कुल सही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब केवल 3 और केवल 1 में तो ये सही है, एक वाला, केवल 1 सही है इसका आंसर, बिल्कुल सही है, केवल 1 सही है। डब्ल्यू रोस्टोव ने विकास के 4 चरणों की चर्चा की। डब्ल्यू रोस्टोव, अगर आपको पता हो तो, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कितने स्तरों की चर्चा की? परंपरागत, प्री टेक ऑफ, टेक ऑफ, परंपरागत, प्री टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी और मास कंजम्पशन। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चरणों की चर्चा की है, ना कि 4 चरणों की। स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट है ऑर्गेन्स्की। ऑर्गेन्स्की ने विकास के 5 स्तरों की चर्चा की।
आदिम एकीकरण, आदिम एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और खुशहाली। औद्योगिकीकरण की इन्होंने चर्चा नहीं की, 5 नहीं बल्कि 4 स्तरों की चर्चा की थी। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। रोस्टोव ने तो 5 चरणों की चर्चा की थी और ऑर्गेन्स्की ने कितने चरणों की चर्चा की थी? 4 चरणों की चर्चा की थी। आदिम एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और खुशहाली, ये शहरीकरण की चर्चा इन्होंने नहीं की थी। आदिम एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण और खुशहाली, ये 4 चरण बताए थे ऑर्गेन्स्की ने। और परंपरागत, प्री टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी और मास कंजप्शन, ये बताए थे रोस्टोव ने। अगला चलो, ये है यूटोपियन सोशलिज्म के ऊपर। और यूटोपियन सोशलिज्म को जैसे ही अपन पढ़ते हैं, यूटोपियन समाजवाद, तो एक नाम आपको तुरंत टिक हो जाना चाहिए, रुडोल्फ बैरो। तो इसका आंसर रुडोल्फ बैरो और आंद्रे गॉर्जी होगा। ये प्रश्न बिल्कुल आउट ऑफ था। राजनीतिक समाजीकरण के 4 मॉडल प्रस्तुत किए थे, बाकी मैंने इसको सर्च किया, ये एक रिसर्च पेपर में से बना है। सनशैन मॉडल इसका सही आंसर है। राल्फ मिलीवेंट आपको पता होगा, एक कौन सा समाज मार्क्सवादी है? उपकरणात्मक मार्क्सवादी, जो राज्य को, जो पूंजीवादी लोग हैं उनके उपकरण मानता है। स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उन तरीकों के बारे में बताता है। कट्टर समाजवादी सीमित शक्तियों से तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वर्चस्ववादी विचारधारा में नहीं, अर्थव्यवस्था दोनों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष नियंत्रण दे दिया। दोनों इसके सही है, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जेम्स बर्नहेम के ऊपर भी 2-3 प्रश्न आए हैं। एडवर्ड बर्नस्टीन के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा? समाज में उदारवादी तत्व का कभी त्याग नहीं किया जा सकता। मजदूर वर्ग की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए राज्य के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। एडवर्ड बर्नस्टीन कौन है? संशोधनात्मक मार्क्सवादी है। और मार्क्सवाद के जो मूल सिद्धांत थे उसमें इन्होंने परिवर्तन किया, कि जो मार्क्सवाद के सिद्धांत हैं कि ये जो राज्य की पूरी पूरी भूमिका को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य की थोड़ी सी भूमिका होनी चाहिए। तो इसका आंसर यही है, राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं ये संशोधनात्मक मार्क्सवाद, जो एडवर्ड बर्नस्टीन है। लैरी डायमंड, लोकतंत्रीकरण में अपन इसको पढ़ते हैं, सिविल सोसाइटी में भी पढ़ते हैं कि इनकी सिविल सोसाइटी की एक विशेषता नहीं है कि समाज से इस मायने में भिन्न हो, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, बीच खड़ी एक मध्यवर्ती इकाई है, राज्य से किसी प्रकार से संबंधित नहीं। तो ये स्टेटमेंट कहीं भी सही नहीं है, राज्य से तो संबंधित होती हैं, बिल्कुल पूरी तरह तो पृथक नहीं होती। जेम्स बर्नहेम, मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, प्रबंधीय वर्ग जो हैं सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में समान है। बर्नहेम का सिद्धांत इस बात का प्रतीक था कि शक्ति का हस्तांतरण प्रभावी प्रबंधकों से राज्य के कानूनी स्वामी तक हो गया है। नहीं, ये उल्टा है, प्रबंधकों को तक होगा ये शक्ति का हस्तांतरण। राज्य के जो कानूनी स्वामी हैं उनसे किसने ले लिया है? मैनेजेरियल्स ने ले लिया है, मैनेजर्स तक पहुंच गया है, ये ओनर पे नहीं रहा है। मतलब मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन यही तो थी कि मैनेजर्स तक इसका वो पहुंच गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा वाला गलत है, केवल एक इसका स्टेटमेंट सही है। 144 पे चलो। 144 क्या कह रहा है? एजी फ्रैंक, अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट। फ्रैंक ने साम्राज्यवाद की भूमिका को एक केंद्र प्रति मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया और मेट्रोपोल सैटेलाइट के रूप में वर्णित किया। बिल्कुल पढ़ते हैं हम, मेट्रोपोल्स और सैटेलाइट की एक थ्योरी है कि जो बड़े राज्य होते हैं वो मेट्रोपोल्स के रूप में होते हैं और छोटे राज्य जो होते हैं, जो विकासशील देश हैं, वो सैटेलाइट के रूप में उपस्थित होते हैं। फ्रैंक ने नए राष्ट्रों को अल्प विकास से बचने के लिए उन्हें पूंजीवादी और आपसी निर्भरता को गहराना चाहिए। नहीं, इन्हें जो ये हैं पूंजीवादी राज्य हैं, इनसे गहराना नहीं चाहिए, इनसे कंपटीशन करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और बी क्यूमिंग्स ने क्रंच से अफ्रीका और एशिया के फ्रैंक से निष्कर्षों की पुष्टि की। तो 1 और 3 इसके सही हैं। 2 नंबर का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसी से सही हो जाता है। तीनों में 2 नंबर है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। गहराना नहीं चाहिए पूंजीवादी देशों के साथ। पूंजीवादी देशों के साथ कोई भी जो ये अल्प विकास संबंधी है, ये गहराने की बात कहते ही नहीं है, कि इनने तो क्या है, इनसे कंपटीशन करना चाहिए। चार्ल्स टिल्ली के अनुसार लोकतंत्रीकरण को सबसे अच्छी तरह के रूप में समझा जा सकता है तब मध्य सामंजस्य में वृद्धि हो, राज्य का व्यवहार और नागरिक की अव्यक्त मांगे, यही लोकतंत्रीकरण होता है।
अरे, सेंट्रल लेफ्ट इंटेलेक्चुअल, सेंट्रल केंद्र वाम जो विचारधारा ने आंग्ल सैक्सन मॉडल से अधिक विकासवादी राज्य मॉडल पर बल दिया और केंद्रीय वामपंथी समूह के बुद्धिजीवी प्रबंधित पूंजीवाद के सर्वसम्मत रूपों के प्रबल आलोचक रहे हैं। देखो, ये पूंजीवाद के सर्वसम्मत रूपों के प्रबल आलोचक नहीं रहे, ये बुद्धिजीवी जो प्रबंधित पूंजीवाद है इसको तो ये स्वीकार करते हैं, बाकी अगर बिखरा हुआ जो पूंजीवाद होता है उसको ये स्वीकार नहीं करते। ये इसका केवल स्टेटमेंट 1 सही है, 146 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। डारेंडार्फ जो हैं इसको अपन पढ़ते हैं क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और मार्क्स का लेखन, डारेंडार्फ के अनुसार मार्क्स का लेखन समाजशास्त्री और दार्शनिक तत्वों के वैध संगम पर आधारित है। देखो, मैंने डायरेक्ट तो इसको पढ़ा नहीं, अब मैं आपको बता दूं जो मुझे सर्च करने पे मिला। ये वैध की जगह मुझे एक जगह अभेद लिखा हुआ मिल गया कि डारेंडार्फ का जो है मार्क्स के लेखन के समाजवाद, समाजशास्त्र और दार्शनिक तत्वों के अभेद संगम पर आधारित है। तो बाकी देखते हैं इसका क्या मानते हैं। ज़्यादा संभावना है केवल एक सही की। मुझे नहीं मिला, मिलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मेरे चैनल पे। आप, मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना चैनल। पर्याप्त रूप से अच्छा प्रशासन, गुड इनफ गवर्नेंस। अब तक हमने नहीं पढ़ा था ये गुड इनफ गवर्नेंस। समकालीन विचारिका हैं एक मैरिली एस ग्रिंडल। इन्होंने नीति और जो ये सुशासन है इस पर कई किताबें भी लिखी हैं। मैंने इसको गूगल किया था, ये मिल गया था, मैरिली ग्रिंडल है इसका सही आंसर। रॉबर्ट डेहल द्वारा विकसित देशों में पॉलीआर्की, पॉलीआर्की से एक प्रश्न आता ही आता है, रॉबर्ट डेहल से एक प्रश्न आता ही आता है, 100% आता है। पॉलीआर्की शब्द को उदार लोकतंत्र की अपेक्षा इसलिए प्राथमिकता दी गई क्योंकि उदार लोकतंत्र को प्राय एक राजनीतिक आदर्श के रूप में देखा गया, ना कि एक शासन व्यवस्था के रूप में। पॉलीआर्की यह स्वीकार करता है कि विकसित देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं अब भी कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से राजनीतिक सिद्धांत में वर्णित लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। कार्ल जे फ्रेडरिक नौकरशाही के 6 लक्षण बताते हैं, अगर आपने पढ़े हों, मैंने देखे तो 6, उनमें सूक्ष्मता और निरंतरता कहीं नहीं था। बाकी देखें तो अपन ये मिल भी रहा है, कर्म विषयकता होती है, विवेक का प्रयोग होता ही है, कार्यों का विभाजन पाया ही जाता है। ये 150 प्रश्न थे, आप मिला लेना। बाकी ये रफ कार्य का है, इस पर ही अपन रफ कार्य कर लेते। पेपर सेकंड, एक तो स्कूल व्याख्याता का पेपर, स्कूल लेक्चर का 6 जुलाई का पेपर, और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का कल का पेपर, ठीक है। और एक संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ था इससे पहले। आरपीएससी ने एक चीज साफ कर दी है कि हम सीधे सीधे किस में जाने वाले हैं भाई, डेप्थ में। हम सतही प्रश्न नहीं रखेंगे, आप सतही कोई भी चीज़ ना करो, सतही प्रश्न आरपीएससी नहीं रखेगी। देखो, विस्तार से चर्चा अपन करेंगे इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। बाकी अभी ना तो इतनी एनर्जी है, और आप इस पेपर को मिला लें, अपन चर्चा करेंगे इस चीज़ के ऊपर। बाकी अगर आप इसमें पास हो रहे हैं तो आप सही है, अगर 30 नंबर आप ला रहे हैं तो बेस्ट है। मैं होता तो कितने आते कितने नहीं आते वो कोई इश्यू नहीं है। बाकी आप इस पेपर को मिला लें और अपने साथियों तक इसको शेयर कर दें। बिंदु पे चर्चा होगी, और कल अपन एक और वीडियो लेकर आएंगे, दोनों पेपरों के स्तर की चर्चा करेंगे, कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, और क्या एक्स्ट्रा किया जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, शेयर ज़रूर करो। अगर मुझसे कोई प्रश्न में गलती होती है तो आप कमेंट में बता दो, हो सकती है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।